Hello everyone, welcome to Judiciary by PW. I hope everyone knows my name. इतने महीनों से आप मुझे झेल रहे हैं. And for all those who have joined us today, तो उनको मैं बता देती हूँ कि my name is किफ़ी अग्रवाल. And ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक सिंगल मैसेज करेंगे कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आप मुझे मैसेज करेंगे दैट ऑडियो वीडियो इज़ क्लियर और नॉट, एंड मार्क योर प्रेजेंस टुडे दैट हु ऑल आर प्रेजेंट टुडे. आई रियली वांटेड टू नो कि अब हमें बीएनएस में कौन कौन ज्वाइन कर रहा है. यस, वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड इवनिंग सत्यम, वेरी गुड इवनिंग हर्ष. नहीं बिल्कुल एक कोई बात नहीं, इधर करिए. ओके, वेरी ओके, फाइन. यस, हर्ष एंड सत्यम. तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप दो ही लोग जो है वो अभी ऑनलाइन है, बाकी और लोग जो है वो अभी ऑनलाइन हमें ज्वाइन नहीं करा है. आप लोग मुझे बताएंगे. यस, वेरी गुड इवनिंग रितिका, आई होप यू आर डूइंग वेल. एंड मुझे सब लोग मैसेज करेंगे कि अभी तक आपको टीपीए, ईजमेंट, कॉन्स्टी, हिंदू, मुस्लिम, सोगा, पार्टनरशिप सब क्लियर है. कुछ याद आया कि मैंने उस दिन आपको टिप्स पे जो है वो गिनवाया था कि कितने सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं. कितने हो गए हैं? 9. अव्वल 2 सब्जेक्ट आगे चल रहा है बीएससी और. अच्छा, वेरी गुड इवनिंग समीर, हाउ आर यू डूइंग एंड वेयर आर यू समीर? वाई आर यू नॉट कमिंग इन द ऑफलाइन क्लासेस? चलिए देखिए, मेरी ना हर उस स्टूडेंट से जो है वो रिक्वेस्ट है जो कि ऑनलाइन क्लास ले रहा है, अगर वो दिल्ली या दिल्ली के आसपास रह रहा है और उसके लिए पॉसिबल है कि वो जो है आ सकता है ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, तो कम से कम इतने दिन में नहीं आए हो, बीएनएस की क्लास लेने के लिए आ जाओ. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीएनएस कुछ मुश्किल है, बहुत इजी है और हम बहुत फन में पढ़ेंगे उसको, जैसे आज तक पढ़ते आए हैं. बहुत आसान है, पता भी नहीं चलेगा आपको. वेरी गुड इवनिंग अंकिता. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बीएनएस ख़त्म हो गया. बट ना, मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा एक लंबा सफ़र है. लाइक बीएनएस का हमारा एक काफ़ी लंबा सफ़र है और इट्स लाइक कि ये इतना लंबा सफ़र है कि हमें अप्रैल तक इसको तय करना है, क्योंकि जनवरी तो ख़त्म ही हो गया है. तो ऐसे क्यों सोच रहे हो? तो हमें पूरा अप्रैल नहीं, पर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक जो है हमें जो है एक दूसरे को झेलना है. आपको मुझे आपको, ठीक है ना? बाद में भी झेलना ही है, बट कम से कम बीएनएस के लिए तो हमें एक दूसरे को झेलना है. ठीक है, चलिए. ओके समीर, ओके, दैट्स नाइस. ठीक है, चलो. अब ना मैं आपको कुछ बातें समझाती हूँ. एक चीज़ और, जो लोग हमसे खफा हैं, और लोग, कुछ लोगों के अलावा जो लोग हमसे खफा हैं, जो ऑफलाइन क्लास में नहीं आ रहे हैं, किसी भी कारण से खफा हैं, तो अब वो आओ, हम एक नई शुरुआत करते हैं. ठीक है, तो बिना डांट फटकार के, क्योंकि ना प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, प्रूव मी रॉन्ग इन दिस सब्जेक्ट. प्रूव मी रॉन्ग का मतलब ये है कि जो चीज़ें लर्न करनी है उसे साथ साथ लर्न कर आना, कि मैडम को डांटने का मौका ना मिले. एब्सेंट माइंडेड होके मत आना, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं. अब आने वाले अगले 3 महीने बीएनएस और बीएस से आपका सब्जेक्ट शुरू हो चुका है, तो आपको जो है कुछ और नहीं सोचना है. नथिंग, क्या है क्या नहीं है. बीच में जो है वो होली भी आएगी, तो क्या कहते हैं, आप बस जाओ, होली सेलिब्रेट करके आओ. नहीं जा रहा है तो और अच्छी बात है, ऐसा कोई होली में खास सेलिब्रेट करने जैसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो यू गो, यू कम, बट प्लीज़ स्टडी सिंसियरली, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. अब हम कुछ और क्या कहते हैं बातें करते हैं. वो क्या बात है कि देखो, कैन आई नो कि आप में से कितने लोगों ने जो है वो आईपीसी पढ़ा हुआ है? तो आई एम प्रिज्यूमिंग सबने ही आईपीसी पढ़ा हुआ है, अनामिका और विंध्या को छोड़ के. विंध्या ने और अनामिका ने आईपीसी नहीं पढ़ा है, मतलब आप लोगों के सेमेस्टर में नहीं था या क्या है? भी आया ही नहीं है. विंध्या आया ही नहीं है. मे आई नो योर नेम? ओके, तो थोड़ा सा हमें झेलिएगा आप, हम ऐसे करके पढ़ते हैं. ठीक है, अब आप मेरी बात को समझो. आप में से जितने लोगों का जो है इतने 7 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, किसी के पेंडिंग है, अब आप उसको होल्ड पे रख दो. होल्ड पे क्यों रख दो? क्योंकि आपको बीएनएस में बहुत कुछ पढ़ना है,
बीएनएस में बहुत कुछ पढ़ना है, बीएनएस के केसेस भी पढ़ने हैं जो कि पुराने ही हैं, ठीक है। और ना मतलब कि नए केस तो कैसे आ जाएंगे, नए केस तो आने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम पुराने केसेस पढ़ रहे हैं। तो आपको जो है बहुत सारा रीडिंग करना है, बहुत सारा कोशिश करना है कि आप ना अपने नोट्स को जो है वो इस हिसाब से जो है वो फ्रेम करें, इस हिसाब से जो है वो बनाएं, इस हिसाब से जो है बनाएं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सेटल हो जाइए, 2 मिनट लेते हैं, उसके बाद जो है हम शुरू करते हैं। 2 मिनट्स, सेटल डाउन। चलिए, तो आपको मेरी सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि बीएनएस ना अपने आप में बेहद इम्पॉर्टेंट है। अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ना ऐसा कोई स्टेट है ही नहीं जहाँ पर ना ये नहीं आता हो। और आपको ये सब्जेक्ट जो है चार्ज फ्रेमिंग के लिए और ना जजमेंट राइटिंग के लिए और ना हर सब्जेक्ट, हर तरह से, हर रूप में जो है ये सब्जेक्ट आपको इम्पॉर्टेंट है। तो यू कैन नॉट इवन अफोर्ड कि आप जो है इसका कोई पार्ट स्किप कर सकें। See, it is not humanly possible to teach all 358 sections because IPC में भी हम 511 के 511 सेक्शन कभी नहीं पढ़ते थे, ठीक है। तो हमें जो है हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एरिया। बट अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अब हमें पूरा क्यों पढ़ना है, आपको पूरा का पूरा एक वन टाइम रीडिंग क्यों लेनी है, क्योंकि ना अब ना ट्रेंड बदल गया है। और अब ट्रेंड क्यों बदल गया है, क्योंकि ना अगर अब मैं राजस्थान मेंस की बात करूं तो अब की बार राजस्थान मेंस में ना चार्ज फ्रेमिंग जो है, लाइक जजमेंट राइटिंग जो है, वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाले चैप्टर से भी आई है। तो अब अगर हम उसको पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो हमें वन टाइम रीडिंग तो लेना ही लेना है। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, जैसा कि मैं अभी आपको कहती थी कि देखो टीपीए में आप पढ़कर मत आओ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट वेन एवर यू कम इन दी क्लास फॉर बीएनएस, आप घर से जो है वो अगले 5 सेक्शन पढ़कर आएंगे। अगले 5 सेक्शन आप घर से पढ़कर आएंगे सो दैट जब आप यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट रीड करवा रही हूँ तो आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो कि हाँ उसमें ये लिखा है, ठीक है ना। अब एक बात और, सम पीपल आर प्रिज्यूमिंग कि बीएनएस टफ है क्योंकि हमें आईपी से पढ़ा हुआ है। सी, आप और मैं जो है वो सेम फुटिंग पे ही है। अगर अब आप मुझे कहो कि मैम ये वाला सेक्शन नंबर बताओ तो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। आई हैव रेड बीएनएस, I have prepared everything for you along with the case laws. बट अगर मैं कहूँ कि क्या कहते हैं कि आप मुझे कहो कि मैम आपको भी तो क्रैम नहीं हो रहा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक दिन में क्रैम नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रैम ईच सेक्शन जस्ट एक साल भी नहीं हुआ और अभी हमको क्रैम हो जाएगा। काफ़ी कुछ क्रैम हो गया है पर चीज़ें जो है वो याद करने में वक्त लगेगा। पर आपको एक बात समझनी है, कॉन्सेप्ट रिमेन्स दी सेम। अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि मेरे से तो होगा ही नहीं बीएनएस, मेरे से तो बीएस से होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट सेम ही है भैया। पहले जैसे चोरी होती थी, जैसे चांटा मारते थे, जैसे मर्डर करते थे, वैसे ही अभी हो रहा है। कुछ अलग नहीं हो रहा, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं हो रहा। पहले क्या कहते हैं, फ्रैक्चर हो जाने को ग्रीवियस हर्ट कहते थे, तो अभी भी फ्रैक्चर हो जाने को ग्रीवियस हर्ट ही कहते हैं। दांत तोड़ने को ग्रीवियस हर्ट कहते थे तो उसी को ही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब थप्पड़ मारने को ग्रीवियस हर्ट कहा जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, कुछ चीज़ें जो है वो हमने चेंज कर दी हैं। अब तो आपको जो है बेयरेक्ट अपने पास रखना है। यू बाय बेयरेक्ट, बेयरेक्ट से आगे और बेयरेक्ट से अलग कुछ नहीं है। आपको बेयरेक्ट का एक एक प्रोविजन जो है वो पढ़ा होना चाहिए। अब की बार पहले ही दिन क्लास में बता रही हूँ, कम विद दी हाइलाइटर, कम विद दी पेन। मेरे को आपके किसी के हाथ में पेंसिल नहीं नज़र आनी चाहिए कि मेरे को तो पसंद नहीं है बेयरेक्ट में ना पेन यूज़ करना, तो मैं पेंसिल यूज़ करूँगा या करूँगी, नहीं। यू कम विद दी पेन और आप पेन से जो है उसको मार्क करो। हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब हम बीएनएस पढ़ना शुरू करेंगे ना तो शायद आईपीसी में आपने ना उसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, यू नो व्हाट इज ऑल्टर ईगो थ्योरी? यू डोंट नो अबाउट ऑल्टर ईगो थ्योरी? आपने आईपीसी में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे ऑल्टर ईगो थ्योरी क्या होता है। अब मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे कि अरे यार आईपीसी पढ़ लिया था, ऑल्टर ईगो थ्योरी तो पढ़ी नहीं थी।
ये क्या है। तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। मेरे साथ ये चैलेंज बिल्कुल नहीं है कि आपने आईपीसी कैसा पढ़ा है। मैं अगर आपको कहूँ कि देखो आपने आईपीसी में ये पढ़ा होगा, तो मतलब मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि शायद आपने पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, सब कुछ सेम है। थोड़ा बहुत पनिशमेंट चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, हमने ना लॉ को जो है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर लिया है। आज की जो पीपीटी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है। क्यों? क्योंकि वो चार्ट को बनाने में, ये नहीं कह रही हूँ मैंने आज बनाया है, ये चार्ट मैंने पिछले साल ही बनाना शुरू किया था जब ये लॉ जो है वो आया था, ठीक है। और ये चार्ट जो है इट्स लाइक कि मैंने अपने हर्ट एंड सोल से बनाया है। उसके बाद तो ये चार्ट कई जगह जो है वो आ चुका है, बुक्स में भी आ चुका है, सब जगह आ चुका है। तो यू विल यूज़ दिस चार्ट, जो अब आगे आएगा एक एक आपको बहुत चीज़ें जो है इसमें पता चलेंगी, और आप चाहें तो इसको प्रिंट करा के भी अपने पास रख सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि देखो हमारा पहले जो है वो एक्ट का नाम था, हाँ एक और सवाल का जवाब दे देती हूँ जो मुझसे बच्चों ने लास्ट डे पूछा था जब हम ईजमेंट कर रहे थे कि मैम हमें ना बीएनएस के लिए क्या 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 पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखो आपका मन करे, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें कहीं ना कहीं डाउट है, आपका मन करे तो यू बाय एनी बुक, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप कोई भी अच्छी बुक ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग के लिए आप कोई भी बुक ले लो, सारी बुक अच्छी हैं, ठीक है ना। टेक एनी बुक, सबका जो है वो स्टाइल डिफरेंट है, किसी में केस लॉ ज़्यादा है, किसी में थियोरेटिकल एरिया ज़्यादा है, तो आप कोई भी ले लो, आपको बीएनएस तो समझ में आ जाएगा अगर आपको लग रहा है तो। अबव दैट आपके पास आपका स्टडी मटेरियल है जो कि जिसमें थोड़ी थोड़ी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूंगी कि इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो, बट स्टडी मटेरियल भी ठीक है। तो आपको ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ें, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बीएनएस में सब कुछ कवर कराऊंगी, चाहे मेरा 4 अप्रैल से 10 दिन ऊपर ही क्यों ना हो जाए। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी 4 अप्रैल से, जो है वो चाहे 10 दिन ऊपर हो जाए चाहे 10 दिन कम हो जाए, आई विल मेक श्योर कि आपका सब कुछ कवर हो जो हमने कॉन्स्टी में भी जिस तरह से कवर किया है, ठीक है। और आपको पहले दिन, जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूँ, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, कल जो है वो आपका ओवरव्यू बताऊंगी मैं कि नॉट ओवरव्यू कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एडिंग द न्यू प्रोविजंस, हम ये लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम सेक्शन डिस्कस नहीं करेंगे, सेक्शन आज से ही डिस्कस होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि कल क्लास में आने से पहले आप सेक्शन 1, 2 और 3 पढ़ के आओगे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अब हमने सेक्शन 2 में सब कुछ क्या कर दिया है, डेफिनेशंस को इंक्लूड कर दिया है। पहले जो जहाँ पे हर जगह जो है वो अलग अलग होके लिखी हुई थी, तो आपको डेफिनेशन पढ़ने में आज जाकर और कल का आधा दिन लग जाएगा, तो आपको वो पूरा का पूरा रीड करना है। अब प्लीज मेक श्योर कि इररेलेवेंट डाउट्स आई विल नॉट टेक बिटवीन दी क्लासेस, कि क्लास चल रही है और आप ना इररेलेवेंट डाउट पूछ रहे हो तो वो मैं एंटरटेन नहीं करूँगी। क्लास खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हो कि मैम मेरे को ऐसा लग रहा था, इसका क्या होना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एरिया पे आके आप बिल्कुल अटक गए हो, आपको लग रहा है कि भाई नहीं नहीं मेरे को तो ये बात ना इस पॉइंट से आगे मेरे को समझ ही नहीं आ रही, मैं बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आप हैंड रेज कर सकते हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं आपके डाउट का जो है वो आंसर करूँगी, पर बीच में क्लास के कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। मेक श्योर दैट थिंग। अब सबसे पहले जब मैं बीएनएस शुरू करूं तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूं कि इससे पहले हमारे पास था इंडियन पीनल कोड 1860। इंडियन पेनल कोड 1860, तो अगर मैं उसको हिंदी में बताऊं तो हिंदी में हम उसे क्या कहते थे, भारतीय दंड संहिता। और अब अगर हमारे को हिंदी इंग्लिश में सेम ही है, अब हम क्या कह रहे हैं इसे, भारतीय न्याय संहिता। तो आप देख रहे हो कि किस वर्ड का डिफरेंस है, दंड और न्याय का। तो अब हम कह रहे हैं कि दंड और न्याय का डिफरेंस है, पहले वो दंड की बात करता था और अब वो बात कर रहा है न्याय की, ठीक है ना। अब वो आपको बात कर रहा है न्याय की। तो अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि पहले भी जो है उसका जो फोकस था ना वो ये था कि हमें आपको पनिशमेंट देनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब उसका फोकस ये नहीं है कि आपको पनिशमेंट नहीं देनी है, बट अब उस लॉ का फोकस क्या है कि आपको क्या देना है, न्याय देना है। हम चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। समझ में आ गई बात। तो अब जो है आप इस बात को समझ के चलो कि हमने जो वो जर्नी तय की है ना, हमने वो जर्नी तय की है कहाँ से, हमने वो जर्नी तय की है दंड से लेके न्याय तक की। स्टार्टेड फ्रॉम दंड केम टू न्याय। मैं आपको वो बैक स्टोरी इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी कि पहले बिल्कुल मुस्लिम्स को हम फॉलो करते थे, फिर धीरे धीरे ना हमने जो है फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो आईपीसी को लेके आया, वो सब हमें पता है। वी ऑल नो कि लॉर्ड मैकॉले ने जो है वो उसको ड्राफ्ट किया और ना उसके बाद ये सारी स्टोरी चली, उसके बाद ना हम फॉलो करने लगे। बट सवाल सिर्फ इतना सा है
कि हमें जो है वो नए लॉ की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ना इन लोगों ने ना बिना ही सोचे समझे जो है वो इसको ड्राफ्ट कर दिया, पूछा नहीं किसी से, किसी की रिकमेंडेशंस नहीं ली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट टुक 4 years, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, होम अफेयर्स को 4 साल लग गए इसको लाने में, और दे ट्राइड देयर बेस्ट कि जो है इसमें सब कुछ जो है वो आ जाए और ये बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हमारी कोशिश क्या है। हमारी कोशिश ये है कि हम लोग कहते हैं ना कि हमने ना इस वाले स्टेशन का नाम चेंज करके जो है वो अपने पे रख दिया, ठीक है। हमारा ना बहुत हद तक अभी माइंड टेंडेंसी ये हो गया है कि हम ना ब्रिटिशर्स के नाम पे जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो ब्रिटिश जब रूल कर रहा था, जब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो हम उससे आगे बढ़े, हम उससे निकलें। फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी ना लोग जो है वो सवाल उठाते हैं कि पूरा का पूरा लॉ चेंज कर दिया, हमें पढ़ने में दिक्कत आएगी, हम कैसे पढ़ेंगे। यू टेल मी वन थिंग कि जब तक निर्भया का गैंगरेप नहीं हुआ था तो उससे पहले गैंगरेप का प्रोविजन था? नहीं था, पर वो आईपीसी में आया ना, आईपीसी में अमेंडमेंट करके आया ना, ठीक है। हमें वक्त के साथ जो है वो ज़रूरत पड़ी कि वी नीड टू चेंज आवर लॉ, और हमने जो है ना इसको बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में अब जो है ना वो बनाया है। और आपको समझ में आएगा कि हमने इसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्यों बनाया है। आप देखो, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नाउ वी हैव 20 चैप्टर्स एंड नाउ वी हैव 358 सेक्शंस, ठीक है। हमारे पास जो है वो 20 चैप्टर हैं जिसमें 358 सेक्शंस हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आईपीसी में हमारे पास कितने सेक्शंस थे और कितने चैप्टर्स थे? हमारे पास 23 चैप्टर्स थे और 511 सेक्शन थे। तो क्या हो गया, हमने 511 जो 358 है, हमने उसमें से इतने सारे सेक्शंस माइनस कर दिए, हमने डिलीट कर दिए? बिल्कुल भी नहीं, हमने डिलीट नहीं किए, बट जो इतना लेंदी बनाया हुआ था हमने उसको सब क्लॉजेस में जो है वो ऐड कर दिया, हमने उसको सब क्लॉजेस में ऐड कर दिया। तो हमारे पास अभी जो है वो 20 चैप्टर्स हैं और उसके बाद हमारे पास जो है वो 358 सेक्शंस हैं, जो कि आईपीसी में हमारे पास 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शन नंबर थे। अब मैं सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग हिमाचल एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग छत्तीसगढ़? ओके, तो आपको ये बात क्लियर है कि हिमाचल में पुराना लॉ आ रहा है, नया लॉ नहीं आ रहा है। हिमाचल में आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस आ रहा है, बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको उसके लिए साथ साथ वो भी पढ़ना है। अब जो है आप मेरी बात को ध्यान से समझो कि जब हमने कह दिया कि चलो ठीक है ये इस तरह से फ्रेम हुआ है, हमने उसको रीअरेंज किया है, सब कुछ किया है, हमारा ना इस बीएनएस को ड्राफ्ट करते समय सबसे ज़्यादा जो है वो टिल्ट क्या था, सबसे ज़्यादा टिल्ट क्या था कि हम विमेन और चिल्ड्रंस के लिए जो है वो कोशिश करें कि लॉज जो हैं वो अच्छे हों। हमारा मकसद ये था कि जो ऑफेंसेस स्टेट के अगेंस्ट होते हैं हम उनको जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। अब कुछ याद आया, जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही थी तो मैं आपको कह रही थी कि हमें ना इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, तो आपने कहा सब लोग बराबर होते हैं। मैंने कहा सब लोग बराबर होते हैं, सब लोगों को बराबर ट्रीट करना इज़ नॉट इक्वालिटी। इट इज़ लाइक कि आप रीजनेबली क्लासीफाई करते हो कि किसको कितनी ज़रूरत है, आप उस हिसाब से देते हो। मैंने आपको बताया था ना। अब मैंने आपको उस दिन एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कहो कि एक 6th क्लास का बच्चा है, एक 12th क्लास का बच्चा है, तो वो सेम खाना नहीं खा सकते। उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनकी ईटिंग कैपेसिटी, उनकी रीडिंग कैपेसिटी, हर चीज़ की कैपेसिटी अलग है। हाउ यू विल ट्रीट दैम इक्वली? कि अगर 12th क्लास का बच्चा जो है वो 3 रोटी खा रहा है तो 6th क्लास का बच्चा 3 रोटी खा पाएगा? नॉट पॉसिबल। खा लेगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट आप उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि हमें रीजनेबली क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो तब जब हम आगे आगे बढ़ते गए तो हमें पता चला कि देखो लॉ हमें कहता है, सिंस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ग्रैंड नॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि भाई ना सब लोग जो हैं उनके राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, सारे लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल कर आए हैं। तो बीएनएस इज़ वन सच थिंग जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट नहीं करता है, वो उसके साथ साथ ही चल रहा है। अब आप देखो, आपको ना इस ओवरव्यू में ना कुछ डिफरेंस नज़र आएगा, और आपको इस ओवरव्यू में डिफरेंस क्या नज़र आएगा कि आपको ये बात तो पता चल गई कि हमने यहाँ पर 20 तक चैप्टर डाल दिए, ठीक है। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो जहाँ पर आईपीसी में 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ था उसको हमने एक ही जगह कर दिया है।
फिर आपको पता चलेगा पनिशमेंट्स के बारे में, फिर आपको पता चलेगा जर्नल एक्सेप्शंस के बारे में, और फिर आपको पता चलेगा अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। अब आपको एक चीज मार्क करनी है कि यहां पर उन्होंने ना स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर दिया, और क्या ऐड कर दिया है, अटेम्प्ट। आईपीसी में अटेम्प्ट कहाँ पे था, 511 में। देखो उधर जब लॉ बना हुआ था कितना वेग तरह से उन्होंने डाला हुआ था। बच्चे अटेम्प्ट तो पहले होता है ना, अटेम्प्ट 511 पे कैसे चला जाएगा, इतना लेट कैसे अटेम्प्ट होगा। अटेम्प्ट इज दी स्टेज, जब मैं आपको स्टेजेस कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अटेम्प्ट तो बच्चे पहले हो जाता है ना, इंटेंशन हो गया, प्रिपरेशन हो गया, अटेम्प्ट हो गया, कमीशन हो गया। आप मेरी एक चीज को ध्यान रखो, मैं सिर्फ आपसे आज एक चीज चाहती हूँ, जो मैं बोलती रहूं वो आपकी कॉपी में रनिंग नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास आप बाद में दोबारा देख के लिख नहीं पाओगे। Whatever I am telling you आप लिखो कि अच्छा इतने चैप्टर हैं, इतने चैप्टर हैं। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, एक सबसे बड़ा कोइंसिडेंस जो आईपीसी और बीएनएस में है कि आईपीसी जो था वो था एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, और हमारा बीएनएस क्या है, 45 ऑफ 2023। दिस इज द वेरी बिग कोइंसिडेंस कि वो तब भी एक्ट नंबर 45 था जो लागू हुआ था 1860 में, और ये भी एक्ट नंबर 45 है जो 2023 में लागू हुआ है। चलिए अब आप देखो, अगर मैं आईपीसी को कंपेयर करके बच्चे बात चलूं, यहां तक चीजें सेम है, यहां तक चीजों में कोई बदलाव नहीं आया है, चीजें सेम है। सेक्शन नंबर ऑब्वियसली चेंज हुए हैं, हमने उनको मर्ज कर दिया है सेक्शंस में, सब कुछ सेम है। बट बात क्या हुई है कि ये अटेम्प्ट जो कि पहले 511 में था, ये अब हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अबटमेंट के साथ ले लिया है। सबसे पहला चेंज यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको पता होना चाहिए। अब देखो आगे आता है चैप्टर 5, ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया है, जब इन्होंने ये लॉ को फ्रेम किया है, मैंने आपको बताया ना, जब इन्होंने इस लॉ को फ्रेम किया तो इनका टेंडेंसी था कि हमें सबसे पहले जो है वो किसके लिए लॉ बनाना है, विमेन एंड चाइल्ड के लिए। ये विमेन एंड चाइल्ड में उन्होंने सबसे पहले जो प्रोविजंस डालने शुरू किए हैं वो शुरू ही रेप से किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा यही हो रहा है। तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर सबसे पहले किसको लिया है, विमेन एंड चाइल्ड को लिया है। और फिर अभी हम आगे आएंगे, मैं उसको चैप्टर वाइज डील करूंगी। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ह्यूमन बॉडी को जो ऑफेंसेस अफेक्ट करते हैं उन्होंने वो लिए, और ये अपने आप में ही बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने स्टेट को लिया, स्टेट के बाद जो सब पार्ट्स आते हैं उन्होंने लिया आर्मी, नेवी, फिर उन्होंने इलेक्शंस को लिया, फिर उन्होंने करेंसी नोट्स वाले एरिया को लिया। एक बात और बता देती हूँ, जो ये करेंसी नोट्स वाला एरिया है ना, इसमें से उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो इररिलेवेंट चीज़ें हटा दी हैं। जो पहले इररिलेवेंट चीज़ें दी हुई थी उनको रिमूव कर दिया है। फिर उन्होंने जो है वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को ले लिया, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए ले लिया। उसके बाद लॉफुल पब्लिक सर्वेंट्स वाला आ गया। फॉल्स एविडेंस, ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो जजमेंट राइटिंग में मदद करता है। फिर वो पब्लिक हेल्थ पे आ गए, फिर वो रिलीजन पे आ गए। नाउ कम दिस पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पहले उन्होंने क्या किया, आप उनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। जो एरिया विमेन एंड चाइल्ड का अलग अलग जगह फैला हुआ था वो उन्होंने एक तरफ कर दिया है। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आती है आपको ये चीज़ बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने क्या किया, ये सब कवर करने के बाद, सर्वेंट एंड एवरीथिंग सब कुछ करने के बाद, फिर वो आ गए प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन से ऑफेंसेस होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन पहले भी बाद में था, लास्ट में ही आता था, वो अभी यही है। उसके बाद 358 रिपील एंड सेविंग की बात करता है। आपको एक स्ट्रक्चर में नोट समझ में आया, अगर आप आईपीसी उठा के देखोगे तो आईपीसी में चीज़ें फैली हुई थी। कभी बीच में मर्डर आ जा रहा था, कभी फिर मिसकैरेज आ जा रहा था, कभी फिर रेप आ जा रहा था, फिर कभी आउटरेजिंग मोडेसिटी आ जा रहा था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सबको इकट्ठे कर दिया है, मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर दिया है कि अच्छा भाई फीमेल से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो एक चैप्टर में उन्होंने डाल दी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड एक चैप्टर में डाल दी। तो आपको ये देख के पता चला, अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो आपको पता चल गया कि ये जो है वी हैव 20 चैप्टर्स। और आप एक बात और समझ लो,
कि यहाँ तक चीज़ें सेम थी, चैप्टर 4 तक चीज़ें सेम थी, एक हमने अटेम्प्ट को उठा के जो है वो आगे डाल दिया है, पर चीज़ें बदली कहाँ पर आके, स्पेसिफिक ऑफेंसेस में आके हमने कैटेगरी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कि हमने कहा कि अब हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है वो ज़रूरत है। अब आप देखो, हम आते हैं सबसे पहले, क्योंकि जर्नल एक्सेप्शंस पे, जो कि हम पहले भी डील करते थे, और अभी मैं आपको सिर्फ एक बार ये चार्ट दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको जो है लाइन बाय लाइन शुरू करूँगी कि व्हाट इज़ दिस लॉ ऑल अबाउट, हम कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू नहीं करते हैं, कि ये लॉ जो है ये सब्सटैंटिव है, प्रोसीजरल है, या ये क्या है, हम ये सब चीज़ें डील करेंगे। पर पहले आज आप इस चार्ट को देखेंगे। देखो, ये चार्ट आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग बात कह रहा है, जर्नल एक्सेप्शंस। सेक्शन नंबर को 2-3 बार रीड करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने आपको लास्ट डे भी एक चीज़ बोली थी जब मैं आपको ईजमेंट कंक्लूड करा रही थी, आप आज घर जाएंगे, किसी प्रिंटर की शॉप पर जाएंगे, अपनी बेयररेक्ट से इंडेक्स को जो है वो प्रिंट कराएंगे और अपने घर की दीवारों पर एक कमरे में अपने इंडेक्स को चिपका देंगे, और आते जाते उस इंडेक्स को बार बार रीड करेंगे, तभी आपको ये प्रोविजंस जो है वो याद हो पाएंगे। अब 14 से 44 बात करता है जर्नल एक्सेप्शंस की। बहुत ध्यान से देखिए, जब मैं आपको ये बताऊंगी ना कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कमिटिंग द क्राइम, तो मैं आपको बताऊंगी इंटेंशन होना चाहिए, प्रेपरेशन होना चाहिए, मैं आपको ये बताऊंगी कि किस केसेस में प्रेपरेशन इज पनिशेबल। कितने सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जिसकी प्रेपरेशन भी पनिशेबल होती है। फिर मैं आपको बताऊंगी कब अटेम्प्ट पनिशेबल है, और कमीशन तो हमेशा पनिशेबल होता ही होता है। तो हम एक लिस्ट बनाते हुए चलेंगे कि कब प्रिपरेशन पनिशेबल है, कब जो है वो अटेम्प्ट पनिशेबल है, हम सब कुछ इस चीज़ को रीड करते हुए चलेंगे। अब वो आपको कह रहे हैं कि वैसे तो आदमी को सज़ा होती ही होती है, अगर वो कोई गलत काम करता है, उसकी मेंस रिया और एक्टस रिया से हम सब कुछ पढ़ेंगे, होती ही होती है, बट कब जो है वो सामने वाले पर्सन को सज़ा नहीं होती है, कब नहीं होती है? जब उसकी इंटेंशन नहीं है। देखो, आईपीसी ना 2 अक्षर के इर्द गिर्द घूमता है, मेंस रिया एंड एक्टस रियस। मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड और एक्टस रियस होता है गिल्टी एक्ट, आपको पता होना चाहिए। मेंस रिया इज गिल्टी माइंड, एक्टस रियस इज गिल्टी एक्ट। गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर खाली गिल्टी माइंड है और गिल्टी एक्ट नहीं है तो पनिशेबल नहीं है। समझ में आई? हम कहते हैं एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैन सिट्स रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैन सिट्स रिया का मतलब होता है एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वॉज सो। एक एक्ट खाली एक आदमी को गिल्टी नहीं बनाती जब तक उसकी इंटेंशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको उस दिन बताया था कि चलो पहले आप इस बात को समझो कि जब तक वो गिल्टी नहीं होगा जब तक उसकी इंटेंशन नहीं होगी। आपको लॉ में ये इस चीज़ को याद करके चलना है। अब वो आपको कह रहा है कि जहाँ पर देयर इज एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, जहाँ पर किसी पर्सन की इंटेंशन और नॉलेज नहीं है, इंटेंशन और नॉलेज है ही नहीं, तब आप उसको पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस में फॉल करेगा? जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। अब देखो उसमें मेरा, अब देखो आपको ये दिख रहा है कितना इजी है ये आप लोगों के लिए समझना। हम कहते हैं सबसे पहले आता है प्रिविलेज्ड एक्ट। प्रिविलेज एक्ट मतलब कि कोई अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ कर रहा है उस काम को, उसको वो प्रिविलेज दिया गया है कि वो ये काम कर सकता है। एक्ट ऑफ अ जज, अब ये मत कहना जज ने खून कर दिया तो वो पनिशेबल नहीं होगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। व्हाट दे आर सेइंग, अगर वो अपनी जुडिशियल अथॉरिटी में कोई काम कर रहा है, अगर वो किसी को सज़ा सुना रहा है तो उसने कोई काम गलत नहीं किया है। देखो, एक्ट डन टू जजमेंट और ऑर्डर। अब अगर वो किसी को फांसी की सज़ा सुना रहा है जजमेंट और ऑर्डर के थ्रू, तो क्या उसने कुछ काम गलत किया है? नहीं किया है। तो दीज फॉल अंडर दी प्रिविलेज्ड एक्ट। अब देखो कहते हैं विल नॉट डायरेक्ट टूवर्ड्स डीड। अब ना ये 3 चीज़ें आती हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, एक्ट डन और कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अब ना आपने आईपीसी में भी ये चीज़ पढ़ी होगी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर आपको लग रहा है दैट यू आर जस्टिफाइड बाय लॉ डूइंग इट
यू आर बाउंड बाय लॉ डूइंग इट, तो वो फॉल करेगा जनरल एक्सेप्शन में कि भाई ठीक है हम अंडर द लॉ इस काम को कर रहे थे। अब अगर मान लो कोई पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि भाई तुम्हारे तो ना जो है 90% हर्ट काम नहीं कर रहा और तुम्हारे तो 10% हर्ट काम कर रहा है, तुम्हारी तो बाईपास करनी पड़ेगी, तो उसने उसको मारने के लिए नहीं किया, वो उसने गुड फेथ में किया है। तो गुड फेथ में किया हुआ कोई भी काम जो है वो पनिशेबल नहीं होता है। अगर ऐसे हम पनिशेबल करने लगे तो हर डॉक्टर जो है वो कहाँ चला जाएगा, जेल में चला जाएगा। अब वो कहते हैं एक्सीडेंट, मैंने आपको उस दिन भी एक एग्जाम्पल दिया था ना एक्सीडेंट का, कि फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को समझो कि आप इसको नेसेसिटी में भी डाल सकते हो, बट आई टेक इट एज एक्सीडेंट कि मैं पहाड़ पर जा रही हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग यू नो टूवर्ड्स द हिल्स, और अब क्या हुआ है कि इस तरफ से जो है वो बस आ रही है और ना मतलब क्या है कि दिस इज़ दी पहाड़ का रास्ता और दोनों तरफ खाई है, इधर भी और इधर भी। सामने से जो है इस साइड से बस आ रही है और इस साइड से जो है वो साइकिल पे एक पर्सन आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि यू नो अगर मैं इधर मोड़ूंगी तो बस गिर जाएगी जिसमें बड़े सारे लोग हैं, और अगर मैं इधर गिरूंगी तो एक पर्सन गिरेगा। अगर मान लो क्या कहते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन जो है मैंने इधर ले लिया और वो गिर गया, क्योंकि दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, दैट इज ऑल एक्सीडेंट, ठीक है, कि उसकी वो नीड ऑफ द आवर था, तो क्या मैं पनिशेबल हूँ? मैं पनिशेबल नहीं हूँ, बट उसके बड़े सारे सर्कमस्टांसेस हैं कि मुझे पता होना चाहिए कि उस वाली रोड पे स्लो चलना है, फिर भी जो चीज़ दैट इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल, नो वन कैन मेक मी लाइबल फॉर दैट। और हम इसमें बड़े सारे केसेस पढ़ेंगे, बड़े सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हमें भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब वो आपको क्या कह रहे हैं, अब वो आपको कह रहे हैं, ये 3 चीज़ हो गई, अब वो आपको कह रहे हैं जहाँ पर एब्सेंस ऑफ विल है, जहाँ पर आपको भी नहीं पता है कि समथिंग दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, इनफेंसी, immaturity, insanity, intoxication, लीगल इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी, आपने जो है अगर किसी आपने अपनी मर्जी से नहीं, पर अपनी मर्जी वाला भी हम पढ़ेंगे, बट किसी ने आपको पिला दिया है और नाउ यू आर नॉट इन योर सेंसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कह रहे हैं कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ठीक है। तो अब अगर उस तरफ ऐसा कुछ काम हो रहा है तो हम कह रहे हैं यू आर नॉट लाइबल इन BNS, आप BNS में उस काम के लिए लाइबल नहीं हो, क्योंकि आपके एक्ट जो है वो जर्नल एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं, बट आप इनकी हेडिंग ज़रूर समझ लेंगे। अब देखो उसके बाद नेसेसिटी आता है, नेसेसिटी का जो है एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है जिसे मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, ड्यूडले वर्सेस स्टीफन। ड्यूडले वर्सेस स्टीफन, ड्यूडले वर्सेस स्टीफन का केस का क्या फैक्ट था? बड़ा सिंपल सा फैक्ट था कि शिप जो है वो डूब गया, और ना उसके बाद डूबने के बाद A और B जो है वो डूब रहे थे, तो A को एक प्लैंक मिल गया, तो A ने जो है ना वो प्लैंक के ऊपर लेट गया, तो वो प्लैंक इतना बड़ा नहीं था, प्लैंक इज लाइक फट्टा जो है वो लकड़ी का फट्टा, ठीक है ना, तो वो उसके ऊपर जो है वो लेट गया। तो अब ना अपने आप को बचाने के लिए तो B जो है वो ना मतलब कि उसको पकड़ना चाह रहा था कि मैं भी ऊपर चढ़ जाता हूँ, बट A को पता था कि अगर B उसको पकड़ेगा तो वो डूब जाएगा, A भी डूब जाएगा, तो A ने जो है उसको धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गया और वो डूब गया, उसकी डेथ हो गई। बट हम क्या A को लाइबल करेंगे? नहीं, क्योंकि वो जो भी काम कर रहा था किस लिए कर रहा था? नेसेसिटी, दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा था। इसका एक और बहुत अच्छा जो है वो फैक्ट है, एक और अच्छा केस है इसका, कि कुछ 3-4 लोग जो हैं वो शिप पे होते हैं और उनको जो है ना खाना उनका ख़त्म हो जाता है, और वो 3 जो लोग होते हैं उसमें से एक बच्चा होता है, ठीक है ना, और वो बच्चा जो है उसको खाने को नहीं मिलता है तो वो बड़ा वीक हो जाता है, अगर उसको और थोड़े दिन खाने को नहीं मिलता तो वो मर जाता। जो 2 लोग थे उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से क्या किया कि बोला कि अरे ये तो वैसे भी मर जाएगा खाने में और हमारे को दिख नहीं रहा है आसपास कि हम पहुँच पाएंगे, तो उन्होंने बच्चे को मार के खा लिया अपने आप को बचाने के लिए। तो क्या ये नेसेसिटी है? ये नेसेसिटी नहीं है, ठीक है ना। तो देयर इज डिफरेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है ना। एक नेसेसिटी क्या चीज़ है कि जो बिल्कुल ज़रूरी है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है वो मर जाएगा इसलिए तुमने खा लिया उसको अपने आप को बचाने के लिए, दैट वाज नॉट नेसेसिटी। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझते हुए चलेंगे। अब कहते हैं एक्ट डन बाई कंसेंट, अगर कंसेंट से कुछ किया गया है तो वो, अब कौन मुझे जो है वो कंसेंट का एग्जाम्पल देगा? जैसे अगर कोई लाइफ सपोर्ट पे होता है तो उसे लाइफ सपोर्ट से हटा दें तो उसे आपका ना बात तो बिल्कुल सही है, बट ना आजकल ये धरती पे हमारे इंडिया में बड़ा डिबेटेबल टॉपिक हो गया है
और शायद जब मैं आपको कॉन्स्टी करा रही थी, जो मैं आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी करा रही थी, तो मैंने आपको ये बात बताई थी, यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेशिया। और मैंने अभी ये भी बताया था कि अभी हाल ही में ना 3-4 महीने पहले, नॉट 3-4, 5-6 महीने पहले जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस आया कि एक पर्सन ने कहा कि भाई ना ये मेरा बेटा जो है ये इतने दिन से जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, इसको हटा दो, और ये तो कोमा में है, ये है वो है, ऐसे है। तो हमें जो है बहुत कमीशंस चाहिए होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस, हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स जब लिख के देते हैं तब होता है। तो उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम की वजह से ज़िंदा नहीं है, इसकी अपनी सांसें भी चल रही हैं, तो हम इसको ऐसे मार नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें फ़र्क है, बट आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो कंसेंट एक अलग चीज़ है, उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। बट अब ना इसमें बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं कि हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे कि कोई इतने साल से ज़्यादा है, जैसे कि ना कोई कह दे कि चलो हमारी शादी नहीं हो रही, हम ना जहर खा लेते हैं, ठीक है। तो अब लड़का तो जहर खा के मर गया, लड़की ने जहर नहीं खाया, ठीक है ना। तो अब हम ये सारे कॉन्सेप्ट को भी लेके चलेंगे कि हम जो है इसमें से किसकी लायबिलिटी मानेंगे, किसकी कॉन्सेंट मानेंगे। मैंने पता है क्यों कहा है कि लड़का जहर खा के मर गया और लड़की नहीं मरी, क्योंकि लड़कियां बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं, वो कभी जहर खा के नहीं मरेंगी, ठीक है ना। और इनफैक्ट आपको पता है मेरे जो मेंटर है ना, वो मुझे हमेशा एक चीज़ कहते हैं, मेरे मेंटर हमेशा, लाइक माई मेंटर इज़ फीमेल ओनली, तो वो हमेशा एक चीज़ कहती है कि कभी किसी औरत को अटैक से मरते हुए देखा है? कभी कोई फीमेल हार्ट अटैक से मरती है? तो बोले कि ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है कि सारे मेल्स ही अटैक से मरते हैं? दैट इज़ अ डीप क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। तो फिर मैंने कहा कि शायद ऐसा होता होगा कि मम्मी लोग पापा को बड़ा परेशान करती हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसलिए शायद ना मेल्स का हार्ट अटैक का रेशो ज़्यादा है, हो सकता है। तो क्या कहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और आपको पता है अभी तो मैं आपको आईपीसी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाने वाली हूँ, जो कि ना क्या कहते हैं, अभी तो तुम गर्ल्स की उस पर हंस रहे हो ना, अभी आपको बताऊंगी लीगली प्रूव्ड कि गर्ल्स जो है वो इंटेलिजेंट होती हैं और गर्ल्स में जो है वो मैच्योरिटी जो है वो पहले आ जाती है। मैं आपको बताऊंगी क्यों। आपको पता है क्यों? आईपीसी और बीएनएस दोनों इस बात के गवाह हैं कि पहले जब किडनैपिंग की या इंपोर्टेशन की एज है, लड़की की 21 साल है, लड़के की 18 साल है। भूलोगे नहीं कभी जब पढ़ाऊंगी, बहुत अमेजिंग तरह से पढ़ेंगे। लड़की की 21 साल है और लड़के की जो है वो 18 साल है। मतलब 18 साल के लड़के को अगर तुम इंपोर्ट कर दोगे कहीं पे तो हम उसको मानेंगे किडनैपिंग, पर 18 साल की लड़की को करोगे तो नहीं मानेंगे, 21 साल की को करोगे तो मानेंगे। ऐसा क्यों डिफरेंशिएशन किया? क्योंकि लड़के में अक्ल बाद में आती है, लड़का मैच्योर बाद में होता है। तो 18 साल के लड़के को लेके जाओगे तो किडनैपिंग मान रहे हो, पर लड़की जो है 18 साल की कभी नहीं भागेगी, कभी किडनैप नहीं हो पाएगी। 21 साल रखी है हमने, एज ज़्यादा रखी है कि मतलब हम ये मानते हैं कि भाई उसमें जो है मैच्योरिटी जो है वो पहले आ जाती है, तो वो अपने सेल्फ डिसीजन अच्छे से ले सकती है। पर हमने 18 साल के लड़की को बेचारा माना है, हमने उसको ज़्यादा सिक्योर कर दिया है, हमने उसको सिक्योर कर दिया है। अभिषेक को बात समझ नहीं आई है, बट धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी जब आप लॉ पढ़ोगे। तो देखो लॉ ने भी लीगली इस बात को प्रूव कर दिया है। और इनफैक्ट आपको पता है अभी तो आज हमारे पास क्लास में बच्चे कम आए हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ जब भी मैं पढ़ाती हूँ, जब मैं पहले भी पढ़ाती थी तब भी और आज भी एक बात कहती हूँ, आई नेवर से टू गर्ल्स कि बच के रहो, आई ऑलवेज से टू बॉयज़ बच के रहो। किससे? हमेशा बच के रहो। बच के क्यों रहो? कि उसका एक चार्ज आपका जीवन खराब कर देगा जो आईपीसी के हैं, तो हमेशा बच के रहो। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी लाइफ कब जो है वो ख़राब हो जाए एक बेसिक किसी भी चार्ज से, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गर्ल्स के साथ जो है वो जस्टिस नहीं होता है या गर्ल्स जो है वो उनको नहीं मिलता है, बट कहीं ना कहीं आज की सच्चाई तो यही है। और आई थिंक एवरी गर्ल अंडरस्टैंड दैट। अब कोई ये कह दे कि कोई मुझे ये कह दे कि हाय बेचारी मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं अपने पति की बिल्कुल क्या कहते हैं ऐसे कर सकती हूँ, मुझे बेचारा मेरा पति सीधा है, ठीक है ना। तो जो है गर्ल कैन नॉट बी हाई बेचारी, दिस इज़ व्हाट आई फील, ठीक है, एक लड़की होके। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉज को जेंडर न्यूट्रल होके पढ़ना है। और यही एक कारण है जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, आपको टाइम वेस्ट करने को नहीं सुना रही हूँ, वो मैं स्टोरी आपको इसलिए सुना रही हूँ कि आईपीसी में जेंडर न्यूट्रल मिसिंग था। बीएनएस में हमने जो लॉ बनाया उसको क्या कर दिया? जेंडर न्यूट्रल कर दिया। और आपको आगे आगे पता चलेगा, ठीक है। चलो अब उन्होंने कहा एक्ट विदाउट कंसेंट भी जनरल एक्सेप्शन में आएगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो हम पहले से पढ़ते थे, ये एक सेक्शन ऐसा है जो बिल्कुल बच्चों को रटा होता था 96 से 106 96 से 106 हर बच्चे को पता था। और अब ये क्या है 34 to 44, ईजी है याद करना, 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा 34 to 44। अब देखो
वेयर देयर इज क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म फॉलिंग अंडर ट्रिवैलिटी सेक्शन 33। आपने पढ़ी एक चीज, इन सब चीजों में जो है क्या था, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, और वो यहां पे क्या लिख रहे हैं, वेयर देयर इज क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म फॉलिंग अंडर ट्रिवैलिटी। मैं आपको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट पढ़ाऊंगी, और वो जजमेंट क्यों पढ़ाऊंगी, ट्रिफलिंग मैटर्स जो है उसको आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते कि लेट सपोज कि मैंने जो है, व्हाट इज योर नेम, युक्ति, लेट सपोज कि मैंने युक्ति को ना ऐसे कर दिया और युक्ति ने कहा कि मैम ने तो मेरे को हर्ट कॉज कर दिया, मैं तो कोर्ट में जाऊंगी। छोटे मोटे मैटर्स के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने विंध्या से पेन ले लिया और मैं विंध्या का पेन रिटर्न करना भूल गई, विंध्या कह रहा है मैम ने तो क्रिमिनल में से अप्रोप्रिएशन कर लिया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है, मैं तो जो है वो कोर्ट में जाऊंगा। हम ट्रिफलिंग मैटर्स के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। बट जो ये बात लिखी है ना, वेयर देयर इज क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, ये एक बहुत बारीक और बहुत बड़ी बात है। और वो क्या है, आई विल रीड वन केस जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें वन IAS ऑफिसर ही टैप्ड on the hip of the other female who was also I think IAS officer. I'll tell you the name of the case. चंडीगढ़ का है, ठीक है, रुदल शाह समथिंग ना, रूपन दियो बजाज, यस रूपन दियो बजाज, ठीक है, दैट वाज द केस। एंड तो उसमें ना उसने उस फीमेल को जो है एक बार टैप किया, हाँ KPS गिल, राइट, ठीक है, उसने एक बार जो है वो टैप किया, तो उसके बाद जो है ना फिर कोई बात नहीं, उसने जो है वो अपना दिखाया कि भी वाई आर यू डूइंग दैट, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस, अगेन ही डिड दैट। तो उन्होंने जो है वो कोर्ट में केस फाइल किया कि यू नो कि जो है आउटरेजिंग मोडेसिटी एंड एवरीथिंग। तो ना अब उन्होंने डिफेंस लिया कि दिस इज ट्रिफलिंग मैटर्स, सी माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट ट्रिफलिंग मैटर्स, योर कंडक्ट मीन्स अ लॉट टू एवरीवन। अब अगर क्या कहते हैं, मैं जो है युक्ति को इस तरह से कर रही हूँ तो माई कंडक्ट माई इंटेंशन मैटर्स अ लॉट, बट अगर यही कोई काम जो है वो लड़का कर रहा है तो टच, कंडक्ट सब कुछ देखा जाएगा, इंटेंशन भी देखी जाएगी। समझ में आई बात आपको? तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने एक सेग्रीगेट करके लिख दिया है। उन्होंने बताया कि वैसे तो ट्रिफलिंग मैटर्स में आपको एक्सेप्शन मिलता है कि अरे यार मेरी, हालांकि ये घड़ी नहीं, घड़ी लेके जाओगे तो चोरी का ही लगेगा देखो इल्ज़ाम, पर फिर भी अगर मान लो कोई लेकर चला गया, ऐसे 150 रुपये की घड़ी है, मैटर नहीं करती, बट चलो ठीक है 150 रुपये की घड़ी है, कोई लेके चला गया और मैं अब कह रही हूँ नहीं मैं तो कोर्ट में जाऊँगी, मैंने उसके ऊपर इतना 1000 रुपये खर्च कर दिए, कोर्ट का टाइम जो है वो ख़राब कर दिया, तो हम कह रहे हैं ट्रिफलिंग मैटर्स को कोर्ट में लेके मत आइए, वो अपने आपस में जो है वो सुलझा लीजिए, बेटर रहेगा। समझ में आई आपको बात? तो हम जर्नल एक्सेप्शंस में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दिस एरिया विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इनिशियली ये एरिया हमारा बहुत टाइम लेगा, इनिशियली तो आपके सारे एरिया ही बहुत टाइम लेंगे, क्योंकि ना मैं आपको भर भर के केस कराने वाली हूँ, भर भर के, आंसर राइटिंग के लिए भी और ना प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मैं आपको इंग्लिश केस भी कराऊंगी, मैं आपको इंडियन केसेस भी कराऊंगी, क्योंकि नए केस लॉ आपको नहीं मिल सकते अगले 10 साल। जब आप जज बन जाओगे तो आप मुझे बुलाना कि मैडम मेरे सामने एक केस आया, अब आप पढ़ा लो क्लास में, ठीक है? तो तब आप मुझे बुलाना, क्योंकि नए केस आपके सामने आएंगे, अभी नए केस नहीं आ सकते। समझ में आई आपको बात? पर हम इसमें बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, बहुत अमेजिंग अमेजिंग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। चलो अब देखो, अब आएगा आपको बात समझ। चैप्टर 5, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ BNS। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ BNS। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर विमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड सारे ऑफेंसेस को जो है वो एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया है, जो कि पहले IPC में फैला हुआ था, जो कि IPC में पहले फैला हुआ था। चैप्टर 5 ने आपको बहुत ज्यादा चीजें आसान कर दी हैं। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, अब देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, शायद आप जो है ना मेरी स्टोरी से थोड़ा सा समझ पाओगे। आपको चैप्टर 5 के ना सेक्शन नंबर याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सब लोग एक बार सामने देखे चीजों को ध्यान से समझो। देखो,
KM नानावटी विल ऑल्सो कम अंडर दिस. ओके रितिका, यू आर आस्किंग दैट. बच्चे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जूरी सिस्टम और अब हमारे इंडिया के सिस्टम की बात करें तो हम कहीं ना कहीं इसको रिलेट करके पढ़ेंगे, पर बच्चे इसमें KM नानावटी का केस अभी नहीं आएगा, क्योंकि वो जो स्टोरी है ना जो आप समझ रहे हो वो जूरी सिस्टम थी. अब इंडिया में जूरी सिस्टम नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपने 10 लोग एक फील्ड के बिठाए, अलग अलग लोग बिठाए और उनको जो लगा वो अब इंडिया में फॉलो नहीं होता. ठीक है ना, इंडिया में तो वी हैव कोर्ट डिसाइड करती है. अब वो KM नानावती की तरह थोड़ी ना है कि क्या कहते हैं उसने मार भी दिया फिर भी उसको जो है वो छोड़ दिया. ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना, तो उसको हम अभी यहाँ नहीं लेंगे रितिका, उससे आप कंफ्यूज नहीं कीजिए. चलिए तैयार हो जाओ एक स्टोरी समझने के लिए. और वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी बड़ी सिंपल है. वो स्टोरी ये है कि आपने एक चैप्टर 5 बनाया. ठीक है, आपने एक चैप्टर 5 बनाया. उस चैप्टर 5 में आपने बात करी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड. कितनी कैटेगरी में डिवाइड हुआ? कितनी कैटेगरी में डिवाइड हुआ? 5 कैटेगरी में. तो आपको एक बात समझनी है, चैप्टर 5 टॉक्स अबाउट 5 कैटेगरीज. प्लीज अंडरस्टैंड. बाद में लिख लेना अफजल, बाद में लिख लेना. चैप्टर 5 टॉक्स अबाउट 5 कैटेगरीज. अगर आप मेरी स्टोरी समझ गए ना, आपको पूरा BNS एटलीस्ट ये चैप्टर तो समझ में आ गया. चैप्टर 5 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड की, जो कि आपको बताते हैं कि वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में जो पनिशमेंट जो है वो इसमें दी गई है. हमने कहा इसकी 5 कैटेगरी हैं. हमने कहा कि अगर मान लो किसी फीमेल के साथ कुछ रेप होता है, ठीक है, तो जो है वो सबसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो कि ये पूरा डील किया गया. उसके आगे बढ़ के हमने लिखा किसी फीमेल के साथ जब जो है वो क्रिमिनल फोर्स या क्या हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है. बहुत ध्यान से समझना, फीमेल हुई, प्लीज़ अंडरस्टैंड. हमने एक फीमेल के बारे में बात करी, उसके साथ रेप हो रहा है. हमने कहा उसके साथ जो है अगर फोर्स हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है. उसके बाद हमने कहा कि उसकी क्या हो रही है, शादी हो रही है. हमने कहा उसके बाद जो है शादी में क्या हो रही है, दिक्कत. उसके बाद हमने कहा शादी में दिक्कत हो रही है, इधर आया. उसके बाद उसका क्या हो रहा है, बच्चा हो रहा है. तो बच्चे के साथ क्या मिसकैरेज वगैरह जो कुछ भी हो रहा है. और उसके बाद क्या हो रहा है, जो बच्चा हो रहा है उसके साथ क्या ऑफेंस हो रहे हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड. आपको जो है ये एक बार मुश्किल लगेगा समझने में, मैं आपको पूरा BNS ऐसे याद करवा दूंगी. वो आपको क्या कह रहे हैं कि एक फीमेल है, एक बच्चा है, उसके साथ जो है वो रेप हो रहा है, फोर्स हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, पनिश कर देंगे. समाज है, जीवन आगे बढ़ेगा. शादी होगी, शादी होगी, शादी में दिक्कत आएगी, शादी में दिक्कत भी आएगी. कोई बात नहीं, माँ बाप कहेंगे कि कोई बात नहीं, रहो रहो रहो, शादी को चलाओ, निभाओ. बच्चा होगा, कभी कभी मिसकैरेज भी होगा. ठीक है, हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं, बच्चा भी हो गया. अब जब बच्चा हो गया तो बच्चे के साथ क्या होंगे, स्टोरी ख़त्म. चैप्टर 5 की. चैप्टर 5 पता चला. आई होप आपको कैटेगरी में दिक्कत नहीं आएगी, सेक्शन नंबर लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी. क्या हुआ युक्ति, बात समझ में आई? बस आपको ये चीज़ें ऐसे समझनी है. एक फीमेल है, उसके साथ जो है इस तरह की दिक्कत हो रही है. एक बच्चा, उसके साथ इस तरह की दिक्कत हो रही है. हम उसको जो है हर्ट असॉल्ट कर रहे हैं. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समाज है, चलता रहेगा. हमने शादी कर दी, शादी में दिक्कत आई, कोई बात नहीं. कुछ केसेस जो हैं वो केस में चले जाते हैं, कुछ केसेस जो हैं वो सेटल हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद जो है स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो बच्चा होने की जो है वो पॉइंट आता है. कुछ लोग जो है बच्चा कर लेते हैं, किसी का चाइल्ड अबंडेंट कर दिया जाता है, किसी का मिसकैरेज हो जाता है. और जिसका बच्चा पैदा हो जाता है उसके साथ फिर बच्चे के साथ ऑफेंसेस हो जाते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू लर्न. कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. क्लियर? अब देखो, सेक्सुअल ऑफेंसेस जिसमें आपको रेप के बारे में बताया गया है, गैंग रेप के बारे में बताया गया है. परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट पे हैं आप डेथ बेड पे हैं, तब भी आपके साथ कोई फोर्सफुली कुछ कर रहा है. एवरीथिंग इसमें दिया गया है. उसके बाद वो कहते हैं कि कब फीमेल के साथ जो है वो हरासमेंट होता है, स्टॉकिंग होता है, वॉयरिज्म होता है. आपके वो जेस्चर्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि फीमेल की मोडेसिटी को जो है वो इंसल्ट कर रहे हैं. एवरीथिंग. तो फिर ये आ गया. फिर आया ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज.
और मैं जब आपको आगे पढ़ाऊँगी तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊँगी कि अब हमने BNS में से अडल्ट्री को जो है वो हटा दिया है। अडल्ट्री इज़ नो मोर हेयर इन दी BNS। अभी तो डोंट वरी, आई गिव यू अ लिस्ट जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कुछ प्रोविजंस जिसे हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे वो हमने IPC से जो है वो क्या कर दिए हैं बच्चे, डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ठीक है शादी होने के बाद जब ये सब चीज़ें होती हैं तो मिसकैरेज और ये सब होता है। फिर हमने कहा बच्चे के साथ जो है वो क्या दिक्कत आती है, बच्चे के साथ उसको अबंडन कर देते हैं, कंसील कर देते हैं, प्रोक्रिएशन होता है, किडनैपिंग होता है, सेलिंग, बाइंग, एवरीथिंग। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये उसी से डील करता है कि फीमेल के साथ दिक्कत होनी शुरू हुई, शादी होगी, मिसकैरेज होगी, बच्चे के साथ दिक्कत होगी। 5 चैप्टर 5 कैटेगरी। चलिए, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी को जो है वो कौन से ऑफेंसेस जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो वो कहते हैं कि लाइफ को जो है वो क्या क्या करता है, मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, उन्होंने सब कुछ डाल दिया। उन्होंने कहा फिर हर्ट, ग्रीवियस हर्ट सब क्या होता है। फिर उन्होंने कहा कि कब हमने रेस्ट्रेंट और जो है वो कन्फाइन कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि फोर्स और असॉल्ट क्या होता है। फिर उन्होंने कहा कि जो ये टर्म्स हैं ये सब क्या होती है, किडनैपिंग, अबडक्शन एंड एवरीथिंग। तो आपको इस पूरे चैप्टर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ऐसा एरिया है जो कि पेपर में इससे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको मार्क कर लेंगे और आप चाहें तो आप इस चार्ट को ही जो है निकाल के जो है वो कर सकते हैं। पूरा का पूरा वी विल डील विद दिस। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। थेफ्ट, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इन्होंने ना काफ़ी कुछ जो है वो थेफ्ट का एरिया एक ही सेक्शन में डाल दिया है। एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकॉइटी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। अब उन्होंने क्रिमिनल ट्रेसपास का भी ये कर दिया कि उन्होंने ना काफ़ी सारे सेक्शंस जो पहले इधर उधर फैले हुए थे उनको एक ही सेक्शन में कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पहले आप पढ़ते थे 34, 35, 36, 37, 38, ये पूरा पढ़ते थे, कॉमन इंटेंशन वाला पूरा एरिया। अब उन्होंने एक ही सेक्शन 3 में ही सब चीज़ें डाल दी हैं। तो अब चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो गई हैं। क्लॉज 1, क्लॉज याद करना मुश्किल है पर धीरे धीरे आपको जो है वो क्लॉज याद हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वाला एरिया चलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर है, 17। अब आप देख रहे हो कि बीच में जो है वो चीज़ें जो हैं वो ऐसी वाली हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम उनको जो है एक रीड करेंगे। ये जितने इंपॉर्टेंट एरिया है मैं आपको ये दिखा रही हूँ, कभी आपको लगे जितने इंपॉर्टेंट एरिया है मैं आपको वो दिखा रही हूँ, बाकी वाला एरिया आप उसकी रीडिंग ले सकते हैं, वो आपके लिए दैट विल सफाइस। चलिए, अब जो है हम एक काम करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता चली कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि हमारे जो है वो 20 चैप्टर हैं। आपको ये ओवरव्यू मिल गया कि हमारे पास 358 जो है वो सेक्शन है। आपको ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि दैट इज़ एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, दैट इज़ एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। आपको ये बात पता चली कि इस बिल को, क्योंकि अब तो ये एक्ट बन गया, पर जब ये बिल था इसको असेंट कब मिली थी, हाँ जी 25 दिसंबर 2023 इसको असेंट मिली थी। ये फोर्स में कब आया था, 1 जुलाई। कब आया था, 2000। ये कुछ डेट्स हैं जो आपको कभी नहीं भूलनी है और आपको याद रखनी है।
एक बात को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, हमने सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52 तक, फ्रॉम सेक्शन 6 to section 52 we have, you know, there were very definitions that was scattered in IPC. From section 6 to section 52 definitions were scattered in IPC, and what we have done in BNS, we have compiled them into one section only. हमने वो सारी definitions को एक section में डाल दिया है. और आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि हमने कौन से सेक्शंस जो है प्रीलिम्स के लिए, आप अपनी कॉपी में एक रफ आइडिया के लिए लिख लीजिए कि हमने जो है कौन से सेक्शंस को जो है वो आप कह सकते हैं कि रिपील डिलीट या ओमिट किया है आईपीसी से, जो कि हमने रिपील डिलीट या ओमिट किया है, आपको ये बात पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो हमने सेक्शन 14 आईपीसी को जो है वो हटा दिया है. सेक्शन 14 आईपीसी. व्हाई डोंट यू राइट? ओह, यू वांट टू राइट? नो? ओके, चलिए. हमने 14 को जो है वो हटा दिया है. 14 बात करता था सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट. सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सर्वेंट कौन होंगे, हमने इसे हटा दिया है. उसके बाद हमने एक और बड़ा महान काम किया है. हमने इंडिया की डेफिनेशन को ही हटा दिया सेक्शन 18 से. आईपीसी में सेक्शन 18 में इंडिया की डेफिनेशन दी गई थी, हमने उसको भी रिमूव कर दिया है, क्योंकि अब तो हमारा भारतीय हो गया ना, भारतीय न्याय संहिता. पूरा लॉ ही भारत को ही बता रहा है, भारत के बारे में बता रहा है. इंडिया का डेफिनेशन 18 में दिया गया था, उसको हमने बीएनएस से डिलीट कर दिया है. ये थोड़ा ना बोलेंगे आईपीसी से डिलीट कर दिया है, बीएनएस से डिलीट कर दिया है. चलिए, हमने जो है सेडिशन को भी हटा दिया है. सेडिशन पहले कहाँ था? 124A में. हमने अपने बीएनएस से सेडिशन को भी हटा दिया है. तो हमने आईपीसी से 14 को हटाया, 18 को हटाया, 124A को हटाया. उसके बाद हमने जो है 264 से 267 के जो प्रोविजंस थे आईपीसी के, सेक्शन 264 से 267 के जो प्रोविजंस थे उनको भी हटा दिया है. ऑफेंसेस कंसर्निंग वेज एंड मेजर्स, ऑफेंसेस कंसर्निंग वेज एंड मेजर्स. और एक बात लिख लो, हमने वेज एंड मेजर्स को हटा दिया है. आईपीसी से 4 सेक्शन हमने हटा दिए हैं और ये कवर किए जाते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में. लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में. शिवानी, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रही हो रोज? थोड़े दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में अबटमेंट टू सुसाइड पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, पढ़ा था? अब उसी पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमने आईपीसी से क्या हटा दिया है, बीएनएस से क्या हटा दिया है. सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सेक्शन 309. अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 हमने हटा दिया. और अगर आप में से किसी को ये बात नहीं पता थी तो ये तो बड़ी अचरज वाली बात है. एक और हमने काम किया 309 के साथ साथ, हमने जो है वो 310 और 311 को भी हटा दिया. ठग और ठग की पनिशमेंट, 310 और 311 को भी हमने आईपीसी वाले में जो दिया हुआ था उसको बीएनएस में डाला ही नहीं है. उसके बाद हमने 377 को भी नहीं डाला है. वेरी गुड. अननेचुरल ऑफेंसेस, हमने 377 को भी जो है वो बीएनएस में नहीं डाला है. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमने 497 को भी नहीं डाला है, विच वॉज रिलेटेड टू अडल्ट्री.
ये बात आपको समझ में आई? मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको बीएनएस पढ़ने से पहले बात पता होनी चाहिए कि ये कुछ ग्रे एरियाज थे जो कि हमने बीएनएस में इंक्लूड नहीं किए हैं। हालांकि देखो 14 को मैं नहीं मानती हूँ, बट 18 को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, 124A को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, 309 को और 301011 को भी, 377 को भी और 497 को भी आई कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब मैं आपको बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे तो प्रीलिम्स और मेंस में इसमें से क्वेश्चन बहुत आते थे। जब हम प्रीलिम्स में पेपर देने जाते थे तो वो पूछते थे कि ठग की डेफिनेशन कहाँ बताई गई है। वो हमसे पूछते थे कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है वो उसके कौन सा लैंडमार्क जजमेंट था। अब भी हम कॉन्स्टी में पढ़कर आए हैं, कौन सा था? ज्ञान कौर। इससे पता चल रहा है कि यू पीपल आर नॉट रिवाइजिंग। तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, सब छोड़ दो, अडल्ट्री का ही बता दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपको पता होना चाहिए सब, ठीक है? अच्छा चलो, बहुत बहुत देर से 1 घंटे से हम पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ जो है वो मजाक नहीं हो पा रहा है। बच्चे एक बात बताओ, देखो उस दिन प्रिया राइट, कृतिका राइट, कृतिका। तो कृतिका जब उस दिन आई थी ना, तो हम लोग ना टीपीए पढ़ रहे थे, हम ना ईजमेंट पढ़ रहे थे। तो ना वो बेचारी बहुत बोर हो गई थी कि अरे मैम ईजमेंट की क्लास का डेमो क्यों। तो मैंने उनको कहा कि आप ना बेटा मंडे को आना। और ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बिल्कुल छोटी सी, मैं आपको अंडरस्टैंड, मैं आपको कभी कन्विंस नहीं करना चाहती और ना मेरे को कोई मतलब, क्योंकि मेरे को पीडब्ल्यू आपको कन्विंस करने के पैसे जो है वो नहीं देगा। समझ में आई बात? ना ही आपके एडमिशन के पैसे देगा। माई सैलरी इज़ फिक्स्ड, बच्चे आए चाहे नहीं आए मुझे तो मिलेगी, मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाऊँगी। और हाँ एक चीज़ और, पहले फ्री प्रमोशन, कल सुबह 10 बजे यूट्यूब पे टीपीए का सेशन है मेरा। कोशिश मेरी ये है कि सेक्शन 1 से लेके 43 तक जो है वो मैं पढ़ाऊँगी, और उसके बाद फिर थर्सडे को है। तो अभी भी जिसने टीपीए नहीं पढ़ा है वो कृपया करके उस सेशन को ज्वाइन कर लें, ठीक है? वन शॉट क्या कहते हैं, यूट्यूब पर टाइम नहीं मिल पा रहा उनको वन शॉट का, तो दो घंटे करके पढ़ाऊंगी, कल 2 घंटे और फिर थर्सडे को 2 घंटे, और फिर सैटरडे को टीपीए के एमसीक्यूज जो है वो मैं लूँगी। तुम सब उसमें यूट्यूब में प्रेजेंट होने चाहिए हो, और जिस दिन सैटरडे को क्वेश्चन होंगे तो तुम क्वेश्चन का आंसर करोगे। अगर किसी ने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो मंडे आके देख लेना फिर, ठीक है? तो फिर पिटाई होएगी। अब आगे की बात समझो। तो ना मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगी कि आप यहाँ एडमिशन लो, आप यहाँ पे आके पढ़ो या ऐसा कुछ, सबका अपना जो है वो होता है। मुझे ना एक बड़ी वेग सी बात लगी, क्या हुआ कि अभी हमें बीएनएस का सेशन लेना है, हम बीएनएस शुरू कर रहे हैं, तो एक ना कोई पेरेंट आए और ना वो पेरेंट आके कुछ बोलते हैं कि अरे हम ये बिल्डिंग तो बड़ी ऐसी है वैसी है। अरे वो कहते हैं ना, सानू की बिल्डिंग से क्या लेना देना है, हमने तो पढ़ना है ना। एक बात बताओ, वो माँ बाप की स्टोरी नहीं सुनी कि बच्चे आईएएस बन जाते थे बिना पंखे के, बिना कूलर के पड़े हुए। यहाँ तो फिर भी पंखे ऐसे इतनी अच्छी तरह चलते हैं कि ठंड, गर्मी में भी ठंड लगने लगती है और ठंड में गर्मी लगती है, ठीक है? तो यहाँ पे तो वो वाला सिस्टम है। हमें बिल्डिंग से क्या लेना देना है, हमने तो पढ़ना है ना। तो अगर आप बिल्कुल इतनी शिद्दत से आए हो कि भी हमने पढ़ना है, आपको पता है धरती पे सब कोई लॉ पढ़ा सकता है, आप भी पढ़ा सकते हो। बात सिर्फ इतनी है कि आपने बेयर एक्ट को बिल्कुल पढ़ा होना चाहिए ढंग से, बस। उसके बाद लॉ पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ना लॉ पढ़ना मुश्किल काम है। हम कोचिंग में एडमिशन क्यों लेते हैं? हम कोचिंग में एडमिशन इसलिए लेते हैं कि हम तो 358 सेक्शन पढ़ते, पर सामने वाला हमको ये बता देगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे मैंने इनको टीपीए का एनालिसिस शेयर किया था, ये आ सकता है। अब अगर ये खुद से टीपीए पढ़ते तो शायद ये पूरा टीपीए पढ़ लेते, पर इन्हें पता चल गया कि मुश्किल से 25 सेक्शन जो है वो टीपीए के इंपॉर्टेंट है, जिसमें से घिसे पिटे रिपीट हो के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसलिए कोचिंग लेते हैं, बस। तो ना आपको कभी भी ये नहीं सोचना, मैं कह रही हूँ आप कहीं जाओ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस जिस दिन आप कहीं पे भी जाके एडमिशन लो ना, तो ये सोच के एडमिशन लेना कि मुझे जो है ना वो बस आज से पढ़ना है, और पढ़ाई के अलावा मेरे आगे पीछे और कुछ नहीं है, बस। कहीं लो, मार्केट में 70 चीज़ें खुली हुई हैं, कहीं जाके लो, सब कोई लॉ पढ़ा सकता है, पर टेक डिसीजन वाइजली कि आपको कैसे पढ़ना है। हमारा टारगेट सेट है कि हम जो है 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते, नेवर।
हम दूसरा बैच शुरू करते हैं, बट 30 से ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि मेरा एक टारगेट है कि मैं भीड़ को पढ़ाना नहीं चाहती जिसमें बच्चा एक फ़ोन चला रहा है, आपस में देख के ही कर रहा है, ऐसा नहीं। पूछो इनसे, मुझे इनके एक एक के नाम याद है, एक एक का जगह पता है कि कौन कहाँ से है, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना तो इनसे पूछो एक बारी कि रो पढ़ते हैं बच्चे, क्यों डांट दिया मैम, क्यों डांट दिया। बट मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि सुपर 30 के सारे जज बनने चाहिए बस। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, किससे भी पढ़ लो, ठीक है ना। तो इसीलिए आज जब घर जाओ तो BNS का बैरक खरीदते हुए जाना और ये देखना कि जितना क्लास में मैंने सुना है मुझे उतना समझ में आया है तो आप पढ़ सकते हो। और अब आपको लग रहा है कि जो मैंने सुना वो मेरे को समझ ही नहीं आया, फिर नहीं, बस इतनी बात ध्यान में रखना, ठीक है। चाहे मैं आ गई चाहे कोई और आ गया, क्लियर। चलो, बहुत भाषण हो गया है आज के लिए, अभी ताता से तो दिया था फ्राइडे को। चलो अब जो है आगे आओ। आगे की स्टोरी क्या है? आगे की स्टोरी ये है कि कुछ लॉज हमने सेम रखे, लाइक कुछ सेक्शंस हमने सेम रखे। ऑब्वियसली सेक्शन नंबर जो है बेटा वो बदला गया है, सेक्शन नंबर जो है वो बदला गया है, बट हमने क्या किया कि हमने जो है ना कुछ प्रोविजंस जो कि पहले IPC में जेंडर न्यूट्रल नहीं थे, हमने उनको यहाँ पर क्या कर दिया, जेंडर न्यूट्रल कर दिया, ठीक है ना। अब आप में से मुझे कोई बताएगा, देखो हालांकि ना मेरा पति जो है वो मुझे कहता है कि तेरा जो है ना ये पॉइंट जो है ना ये बड़ा गलत है एडल्ट्री को लेके। एडल्ट्री क्या होता है? हाँ, सारे देश का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो बताओ क्या करें। गलत कह रही हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, आधे से ज़्यादा दुनिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो बताओ क्या करें। ट्रस्ट, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। और ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात पे आपको बताती हूँ, बीच में आपको हंसी आएगी। माय पति कह रही हूँ, माय हस्बैंड इज़ क्या कहते हैं, यू नो ही डिड हिज LLB फ्रॉम OP जिंदल, तो उन्होंने वहाँ से अपना किया है। तो अभी हाल फिलहाल में ना इस सैटरडे संडे जो है वो क्या कहते हैं उनकी एलुमनाई थी, तो वो स्पाउसेस को भी बुलाते हैं। तो मैंने कहा आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू योर यूनिवर्सिटी बिकॉज मेरे को वहाँ का कल्चर जो है वो समझ नहीं आता। तो ही सेड कि फिर क्या करना है, मेरे तो सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। मैंने कहा यू गो एंड एन्जॉय, हैव नो इशू इन दैट। तो आई वॉज टॉकिंग टू खत्री सर, तो कहते मैडम चले जाओ, माहौल बड़ा ख़राब होता है वहाँ का, तो क्या कहते हैं आपको ना जाना चाहिए। तो मैंने कहा अरे भैया मुझे माफ़ करो, क्या कहते हैं, क्योंकि खत्री सर भी वहीं से ही पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने अपना मास्टर्स जो है वहाँ से किया। बोले मैडम आप चले जाओ, भले में रहोगे। तो आई सेड कि नहीं सर, क्या कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है, और क्या कहते हैं वही वाली बात की कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ठीक है। हम ये कहावत है ना बड़ी फेमस है। मैंने कहा कहाँ ही जाएगा, भाग के तो घर ही आएगा ना, तो इसलिए लेट हिम एन्जॉय, मेरे को भी थोड़े दिन जो है 2 दिन शांति मिलेगी। तो अब मैं उसी बात पे आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने आपको आज क्लास में आते ही बताया कि वी ऑलवेज से कि ना अडल्ट्री के ऊपर ये चीज़ बता रही थी, वी ऑलवेज से कि हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि लड़की ये 4 झंपे लगा देगी तो हमारा लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा पति मुझे कहते हैं कि तेरा ना अडल्ट्री को लेके कॉन्सेप्ट बड़ा ख़राब है। अडल्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या था? अडल्ट्री का कॉन्सेप्ट ये था कि कौन जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसके साथ। बात समझ में आ रही है? किसी एक दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना इज़ अडल्ट्री, पर उसमें पनिशेबल कौन होता था? अदर पर्सन। मुझे बताओ कि कितनी हद तक ये बात जो है वो जस्टिफाइड है? 0%। तो क्या वो सेक्शन जेंडर न्यूट्रल था? तभी हमने उसको क्या कर दिया। अब ना उसको लोग कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे ना ये जो है क्या कहते हैं लॉजिक नहीं था। लोग कहते हैं कि उसके पीछे लॉजिक ये था कि तुमने फीमेल को जो है वो प्रोडक्ट मान लिया है। अरे भैया मेरा मानना ये है, कोई मुझे एक बार लेके जाओ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, मैं उनसे पूछूंगी भैया फीमेल को कहाँ प्रोडक्ट माना तुमने? तो मेल को प्रोडक्ट मान लिया। कर तो 2 लोग आपस में कुछ गलत रहे हैं ना। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो बस आपको यही बात समझनी है कि अब हमने लॉज को जो है वो जेंडर न्यूट्रल बना दिया है। हमने जेंडर न्यूट्रल क्यों बना दिया है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर गलत होगा तो इक्वली हिस्सेदारी जो है किसकी है? फीमेल की भी है। बट अब किस में है? तो आप मेरी बात को समझो। वी हैव सेक्शन 76 एंड सेक्शन 77 ऑफ BNS। जेंडर न्यूट्रल हमने कौन से प्रोविजन बनाए? आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा, हम लॉ नहीं पढ़ रहे हैं। कभी आप सोचो
76 and 77 of BNS. 76 and 77 of BNS. 76 बात करता है disrobing of a woman. Disrobing of a woman. 77 बात करता है voyeurism. 76 is disrobing a woman. 77 is voyeurism. हमने अब इस सेक्शन को जो है वो क्या कर दिया है, जेंडर न्यूट्रल कर दिया है. पहले क्या था, और अब क्या हो रहा है. कितनी बड़ी बात है भाई, अप्रिशिएट करो. कम से कम लड़के तो अप्रिशिएट करो. चलो, दोनों पिसेंगे, ये क्या बात हुई. चलो आओ. अब हम जब कहेंगे कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किसका हो सकता है, तो हम कहेंगे कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फीमेल का भी हो सकता है और मेल का भी हो सकता है कुछ चीज़ों की जगह. नॉट फीमेल एंड मेल बट आई शुड से बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो हमारे सामने उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि एक ना आपके पास 366A था आईपीसी में. आप लिख लीजिए, आपके पास 366A था आईपीसी में. 366A बात करता था प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल. 366A बहुत बार प्रीलिम्स में आता था, जो कि बात करता था प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल. माइनर गर्ल. और अब उसको जो है गर्ल हटाकर चाइल्ड कर दिया गया है. बहुत बड़ी बात है ये भी. सेक्शन 95 हो चुका है वो अब बीएनएस का. 95 आई थिंक. 96 ओके. आर यू श्योर आयुषी? अब जो है वो 96 हो चुका है, जो कि बात करता है मेल एंड फीमेल की. दोज हु आर बिलो द एज ऑफ 18 years. उसके बाद हम आते हैं 366B में. 366 बात करता था इंपोर्टेशन ऑफ अ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री. इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री. अब उन्होंने कर दिया है गर्ल और बॉय, जो कि है 141 बीएनएस में. अगर देखो आप भी इस बात को समझ रहे हो कि आई एम टीचिंग यू, अगर कोई सेक्शन ऊपर नीचे होता है तो यू प्लीज टेल मी कि मैम ये सेक्शन ये है. समझ रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहेगा ही, नया नया लॉ है तो इसलिए. स्टिल मेक श्योर कि ऐसा कुछ गलती ना हो. 366B अब 141 हो गया. प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल था वहां पर, अब गर्ल और बॉय दोनों हो गया है 141. और आईपीसी का था 366B. (366B) अब मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लिख लो, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम. चलिए, अब हम एक बात करेंगे सबसे पहले कि हमने ओवरव्यू जान लिया, हमने ये भी जान लिया कि कैसे कैसे जो है वो चीज़ें ड्राफ्ट हुई, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी. हमने ये भी जान लिया कि दंड से लेके न्याय तक का जो है वो हमारा सफ़र कैसा रहा. हमें जो है क्यों हमने न्याय की बात करी. और ना कल मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी, क्योंकि हम असल में पूरा आईपीसी तो शुरू करेंगे परसों से, कल भी शुरू कर सकते हैं अगर टाइम ने अलाउ किया. बट कहानी हमारी यहाँ आके अटक जाती है कि हमें जो है वो नए लॉ की ज़रूरत पड़ी, वी अंडरस्टैंड.
सब कुछ हमने उसको स्ट्रक्चर बेस से बनाया, दैट वी अंडरस्टैंड। बट हम कह रहे हैं कि अब ये न्याय क्या असल में न्याय के बारे में बात कर रहा है? क्या असल में जो है बीएनएस न्याय हमें दे रहा है? ठीक है, तो हम अभी एक बहुत बड़ा सवाल है, बट क्या असल में हमें न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ क्या हमारा बीएनएस पे डिपेंड करता है? क्या सिर्फ बीएनएस पे डिपेंड करता है? अरे अगर प्रोसीजर ही अच्छा नहीं होगा तो प्रोसीजर के बिना न्याय कैसे मिलेगा? प्रोसीजर भी तो अच्छा होना चाहिए। तो अब प्रोसीजर कहाँ दिया है? सीआरपीसी, जिसे हम क्या कहते हैं? बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, और मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि भाई हमारा जो है ना वो बीएनएस न्याय के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमने कम्युनिटी सर्विस को ऐड कर दिया है। व्हाट इज़ कम्युनिटी सर्विस? समाज सेवा करना, कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रिफॉर्मेटिव थ्योरी। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रिफॉर्मेटिव थ्योरी। क्या ऐसी रिफॉर्मेटिव थ्योरी आईपीसी में थी? क्योंकि हम तो थी, कहाँ पे थी? हाउ मेनी पनिशमेंट्स वर देयर इन द आईपीसी? व्हाट वर दोज 5 पनिशमेंट्स? imprisonment for life, record as a simple fine, and forfeiture of property. बताओ, कहीं वहाँ पे रिफॉर्मेशन था, बट अब क्या है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट थियोरेटिकल में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन आईपीसी। कहीं ना कहीं हम डिटरेंट क्रिएट करने में लगे हुए थे कि आप स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कर रहे हो, लोगों के अगर आप कोई रॉन्ग कर रहे हो, क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो, तो यू विल बी पनिशेबल फॉर दैट ऑफेंस। समझ में आई बात? तो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो एक्चुअल में न्याय के बारे में बात कर रहा है, नॉट इन ग्रेव केसेस, बट हाँ कुछ केसेस में। ठीक है, अब जो है हम एक और बात करते हैं। हम दूसरी बात क्या करते हैं कि सबसे पहले जब हम किसी लॉ को शुरू करते हैं तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि बीएनएस जो है वो क्या है? सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल है? सब्सटैंटिव है। क्यों है सब्सटैंटिव? Why we call BNS a substantive law and not procedural law? Because it talks about right and liabilities of parties and not. अच्छे से आंसर दो, कौन मुझे इसका आंसर अच्छे से देगा? बताओ। बेसिकली राइट और लायबिलिटी के बारे में बताता है, और मैम इसका प्रोसीजर जो दे रखा है मैंने बीएनएसएस में दे रखा है कि उसका प्रोसीजर कैसे किया जाएगा। बेसिकली कोर्ट में हम केस कैसे फाइल करेंगे, कहाँ पर फाइल होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि जब हम बीएनएस को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ तो है, बट जब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम बात करते थे अभी, हम जब सिविल पढ़कर आए, हमने कहा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। तो हमने कहा कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ राइट एंड योर राइट हैज़ बीन वायलेटेड, तो हम कहते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो क्या हो गया है? अराइज हो गया है। अब हम कह रहे हैं कि हमारा कोई राइट है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। ऑब्वियसली वी हैव अ राइट कि कोई हमारे को जान से नहीं मार सकता, बिकॉज वी हैव अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई हमें जान से नहीं मार सकता, अगर कोई ऐसा करेगा तो हमारे उस राइट का जो है वो क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है। बट ये बात लिखी कहाँ गई है? कहाँ लिखी गई है? कॉन्स्टी में, आईपीसी में, लाइक बीएनएस में। बीएनएस में ये बात लिखी गई है। तो हम कहते हैं कि सब्सटैंटिव लॉ बीएनएस क्यों है? क्योंकि वो हमें बताता है कि कौन से एक्ट, कौन से ओमिशंस जो हैं वो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम अगर कोई आपसे पूछे वाई बीएनएस इज सब्सटैंटिव लॉ, तो यू विल टेल दैट यू नो बीएनएस प्रोवाइड्स दैट विच एक्ट एंड ओमिशंस विल कॉन्स्टिट्यूट क्राइम, कि कौन से एक्ट और ओमिशन जो है वो क्राइम कहलाएंगे। प्लस इट ऑल्सो, वी कैन से इट ऑल्सो फिक्सेस द पनिशमेंट एंड फाइन, दैट इफ यू विल डू दिस एक्ट which is according to the law is crime, and if you will do that you will be punished, you have to give the fine
अंडरस्टैंड? तो हमें क्या पता चला, दैट डिपेंडिंग अपॉन द circumstances you have to figure this out, that how grave, how severe is the crime. And now how you will analyze that? If I do this to Yukti, it's a crime? No, because we are saying it's a trifling matter, it's a trivial matter. So we are saying that it is not crime according to law. But now if I am slapping her, if I am pushing her, right? So I am saying I am doing force, I am doing hurt. So you need to understand that I am asking that how you will say that BNS or IPC is a substantive law. So you will tell because BNS deals with this thing that what acts or omissions constitute a crime, कि कौन से एक्ट और omissions जो हैं वो कहे जाएंगे कि ये क्राइम है. एक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. तो हम कहते हैं कि कौन से एक्ट जो हैं, कौन से omissions जो हैं. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्ट और omission. एक्ट इज समथिंग दैट यू नो आई एम डूइंग. पॉजिटिव एक्ट इज आई एम बाउंड बाय लॉ टू डू दैट. I am bound by law to arrest someone. I am bound by law to give judgment because I am a judge. That is my act, positive act. But what is my negative act? That I am not bound by law to slap anyone. I cannot do that. I am not bound by law to murder anyone. If I am doing that, that is my negative act. That will constitute a crime. And now, if I cause to hurt to someone, it may not be severe punishment. It may not be severe fine, but if I murder someone, obviously punishment will be severe. Now coming to the next point, what I am saying is that act or omission will constitute a crime. Act, we understand that act can be positive and negative. Now coming to the omission, why omission is why omission will constitute a crime. Let's suppose I am a guard somewhere and someone is droning. So if I am not save him or her, then I can say, then law can say that you are bound by law to do your duty and you are not doing your duty. So I'll be liable for that offense. But now I went to one swimming pool and I'm enjoying in swimming pool. I saw one child is droning. So you just tell me that it is my duty to save him or her. It is not my duty to save him or her. But simple सा example है, मैं swimming pool में enjoy करने के लिए गई, मैंने एक बच्चे को डूबते हुए देखा, मैंने उसको नहीं बचाया, तो क्या आप मेरे को पनिश कर दोगे? दैट वॉज माई मॉरल ड्यूटी. मैंने नहीं करी परफॉर्म, मेरा नहीं कर रहा था मन बचाने का, मैं एंजॉय करती, मेरे को मज़ा आ रहा था. बट अगर वहीं पे मैं गार्ड हूँ और मेरी ड्यूटी है कि अगर ऐसा कुछ होता है मेरे को उसको बचाना है, मैं नहीं कर रही हूँ, तो दैट इज़ ओमिशन ऑन माई पार्ट ना. आई एम नॉट डूइंग माई ड्यूटी प्रॉपरली. तो बस यही वो आपको कहते हैं सब्सटैंटिव लॉ. ये वो लॉ है, वेरी गुड ऋतिका. सब्सटैंटिव लॉ ये वो लॉ है जो बात करता है किसके बारे में, कि जहाँ पर कोई एक्ट और ओमिशन जो है वो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करता है. और आईपीसी या बीएनएस सब्सटैंटिव लॉ इसलिए है कि वो आपको बताता है कि जब आप ये काम करते हो, ये एक्ट या ओमिशन क्राइम है या नहीं है. अगर ये क्राइम है तो बेटा आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको फाइन देना पड़ेगा. बट ये प्रोसीजरल क्यों नहीं है, क्योंकि आपको कैसे अरेस्ट करेंगे, कितने दिन डिटेन करके रखेंगे, ये सब चीज़ें कहाँ बताई गई हैं? सीआरपीसी में, बीएनएसएस में. तो हम कहते हैं कि बीएनएस इज अ सब्सटैंटिव लॉ वेयर एज बीएनएसएस इज अ प्रोसीजरल लॉ. ये बात समझ में आई? अब मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहती हूँ. अब अगर मैं शुरू करूँ चीज़ों को, तो बेसिक सवाल सिर्फ इतना है, और वो बेसिक सवाल ये है कि कैन यू टेल मी कि क्या जब हम बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, हम कह रहे हैं सम एक्ट और ओमिशन विल कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, कि कोई एक्ट करा कोई ओमिशन करा वो क्राइम है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि क्या कहते हैं कि क्या वर्ड क्राइम पूरे बीएनएस में कहीं दिया हुआ है? इज क्राइम डिफाइंड समवेयर इन बीएनएस? क्या हमने इस शब्द को बीएनएस में कहीं पर डिफाइन करा है? हमने इसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं करा कि व्हाट इज क्राइम. बट हमें पता है ना, समथिंग दैट इज अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द इंडिविजुअल, दैट इज क्राइम. सम अनलॉफुल एक्ट इज अ क्राइम. कुछ गलत करना इज अ क्राइम.
अंडरस्टैंड। बट अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि चलो हमने क्राइम को तो जो है वो डिफाइन नहीं करा, बट हमने BNS में क्राइम की जगह एक वर्ड को डिफाइन करा है, ऑफेंस। एंड बेटा वेयर इट इज गिवन, 2 clause 24 ऑफ BNS। बैरक खोलो और उसको रीड करो। 224 BNS जो है वो ऑफेंस को डिफाइन करता है। तो आप अपने माइंड्स में एक चीज को क्लियर कर लीजिए कि क्राइम कहीं नहीं बताया गया है, पर ऑफेंस बताया गया है। और ऑफेंस कहता है एक्सेप्ट इन चैप्टर एंड सेक्शन नंबर मेंशन्ड इन सब क्लॉजेस द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता बट दिस 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 दिस। अब मुझे बताओ आपको क्या कहना चाहता है। It is offense. Anything which is punishable under this संहिता will be considered as an offense. और जो इसमें नहीं दिया गया है, क्या हम उसे offense नहीं मानेंगे? तो वो बात अब कहाँ पता चलेगी हमें? आप एक बार इसके नीचे ओमिशन दिया है, ओमिशन को पढ़ो, क्या लिखा है? क्या आपको ये पता है कि आईपीसी में BNS जो है वो कहाँ दिया, आईपीसी में ऑफेंस कहाँ दिया गया था? हाँ, सेक्शन 40। और अब एक बार हम 40 को रीड करें। देखो 40 कहता था एक्सेप्ट इन दिस चैप्टर मेंशन दिस 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 डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। मतलब वो कहता था कि इस एक्ट में जो कुछ भी चीज़ें ये जो लिखा हुआ है ये सब जो है वो कहाँ क्या है, पनिशेबल है। तो हम कह रहे हैं कि उसे हम क्या मानेंगे, ऑफेंस मानेंगे। और सेम ऐसी सेम बात ही जो है वो आपको कौन बता रहा है, BNS बता रहा है कि ये जो कुछ भी लिखा है हम इन सबको क्या मानेंगे, ऑफेंस मानेंगे। और आपको एक चीज़ यहाँ पे जान लेनी है कि जब हम आईपीसी पढ़ते थे तो ऑफेंस की वाइडर डेफिनेशन जो है वो CRPC में दी गई थी। कौन से सेक्शन में? 2N में। और अब इसकी वाइडर डेफिनेशन क्या BNSS में दी गई है? बस लिख लो साइड में। अभी मैं आपको शुरू नहीं करा रही हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मत टेंशन लो, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको नहीं पता है वो जान लो कि 224 ऑफेंस जो है वो पहले दिया गया था सेक्शन 40 आईपीसी में, और ऑफेंस के बारे में बात पहले की गई थी सेक्शन 2N CRPC में, जो कि वाइडर डेफिनेशन थी कंपैरेटिवली आईपीसी से, क्योंकि उसमें शायद कैटल ट्रेसपास एक्ट वगैरह भी दिया हुआ था। और वो आपको कुछ नहीं कहता, वो आपको एक सिंपल सी बात कहता है कि जो जो चीज़ें इसमें ली हुई हैं, जो पनिशेबल बनाई गई हैं, वो क्या है, ऑफेंस है। एज सिंपल एज दैट। जब हम BNS पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल। और वो हमें कुछ कह ही नहीं रहा, सिंपल सी वो हमें बात बता रहा है। तो अब मैंने आपसे पूछा कि चलो क्राइम कहीं बताया गया है, आपने कहा नहीं मैम क्राइम कहीं नहीं बताया गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको ये तो पता चल गया कि क्राइम कहीं नहीं बताया गया, बट क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? ध्यान से देखो, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम कि क्राइम के जो है वो एलिमेंट्स क्या होंगे। पर्सन जब तक गिल्टी माइंड का नहीं होगा तो वो गिल्टी एक्ट कैसे करेगा?
और जब तक गिल्टी एक्ट होके इंजरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्राइम। पर्सन का गिल्टी माइंड होगा, गिल्टी एक्ट करेगा, इंजरी होगी, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। डिफरेंट क्या क्राइम और ऑफेंस? कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्राइम डिफाइन नहीं किया गया, ऑफेंस डिफाइन कर दिया। कह रहे हैं क्राइम जो है गलत है, ऑफेंस वो है जो कि क्राइम हर चीज़ है जो गलत हो रहा है। ऑफेंस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्राइम आई थिंक क्राइम जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, ऑफेंस जो है वो रिस्ट्रिक्टिव कॉन्सेप्ट है। हम कह रहे हैं कि हम ऑफेंस उसे मान रहे हैं जो इस संहिता में बताया गया है, पर संहिता से अलग भी तो क्राइम हो सकता है ना। स्पेशल लॉज में भी तो दिया गया है, पॉक्सो में दिया गया है, जुवेनाइल में दिया गया है, पॉश एक्ट में दिया गया है। ऑब्वियसली, आपको ऐसा नहीं लगता? मैम हर ऑफेंस क्राइम तो नहीं हो सकता, पर हर हर इसमें मत जाओ, ये समझने के लिए अभी बहुत कुछ आगे पड़ा है कि कब मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। पर कमेंट्स दिखाइएगा मुझे। इसमें मत जाओ, हर क्राइम ऑफेंस होगा कि नहीं होगा, ऐसी हमें और बहुत बातें पढ़नी है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या क्राइम डिफाइन है। हम कह रहे हैं कि क्राइम बेटा डिफाइन नहीं है, वो ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है। वो कह रहा है कि इसमें जो दिए गए नीचे दिए गए सेक्शंस हैं हम उसे ऑफेंस मानते हैं, पर क्या हम उसे क्राइम मानते हैं? अरे ऑटोमेटिकली वो क्राइम तो हुआ ही ना, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। व्हाट इज क्राइम? क्राइम इज समथिंग अनलॉफुल एक्टिविटी। जिस एक्टिविटी अनलॉफुल एक्टिविटी को आपको पनिश किया जा रहा है उसे हम ऑफेंस कह रहे हैं। साफ सीधी सी बात है बस। आईपीसी ऑफेंस उसको मान रहा है, बीएनएस ऑफेंस उसको मान रहा है जो उसने अपने संहिता में लिख दिए हैं, बस सिंपल सी बात है। तो अब हमने कहा कि ये 4 एलिमेंट्स जो हैं ये क्राइम होते हैं: पर्सन, मेंस रिया, एक्टस रिया, एक्टस रियस एंड इंजरी। ये 4 चीज़ें जो हैं ये एलिमेंट्स होते हैं क्राइम के। अब मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। कल तो मैं एक बार आपको क्लास में आने के बाद पहले ओवरव्यू दूंगी दैट यू नो वाई वी हैव एडेड दिस न्यू प्रोविजंस, बट मैं आज आपको एक होमवर्क दे के जा रही हूँ, और वो मैं होमवर्क ये दे के जा रही हूँ कि आपकी पूरी 2 क्लास जो है इन एलिमेंट्स पे लगेंगी। व्हाट इज़ पर्सन, व्हाट इज़ एक्टस रियस, व्हाट इज़ मेंस रिया, व्हाट इज़ इंजरी। आपकी पूरी जो है वो क्या कहते हैं, कम से कम 2 या 1 क्लास तो जो है वो इस पर लगी ही लगेगी। बट आज मैं आपको क्वेश्चन दे के ये जा रही हूँ कि पर्सन कौन होता है, क्या पर्सन कहीं बताया गया है बीएनएस में, और अगर पर्सन बताया गया है तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या आप किसी कंपनी को किसी ऑफेंस के लिए बीएनएस में लाइबल कर सकते हो या नहीं कर सकते। प्लीज़ राइट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पर्सन, हु इज़ पर्सन अकॉर्डिंग टू यू, इज इट डिफाइन इन बीएनएस। क्या बीएनएस में पर्सन जो है वो डिफाइन है, पर्सन कौन होता है, आप पर्सन किसे मानते हैं, और क्या आप किसी कंपनी या किसी कॉरपोरेशन को बीएनएस के अंडर लाइबल बना सकते हैं। क्या आप किसी कंपनी और किसी एसोसिएशन को, कॉरपोरेशन को बीएनएस के अंडर लाइबल बना सकते हैं? दैट इज अ लैंडमार्क क्वेश्चन आज का। I'll give you case law also in this regard कि कौन से केस में ये बात बताई गई कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है तो कितने हद तक हो सकता है, नहीं हो सकता तो कितने हद तक नहीं हो सकता। बट मैं ये सब चीज़ें तब बताऊंगी जब आप इसे पढ़ कर आएंगे। क्लियर? अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, बीएनएस मुश्किल नहीं है। जब तक हम ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इंट्रा टेरिटोरियल पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको जो है वो ऐसे लगेगा, टेक्निकल लगेगा कि अरे मैम ये क्यों। पर जैसे ही हम सेक्शन 3 शुरू करेंगे, नॉट सेक्शन 3, हम सेक्शन 2 ही शुरू करेंगे, हम डेफिनेशन क्लॉज शुरू करेंगे, तो आपको बड़ा मज़ा आने लगेगा। क्योंकि बातें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल कर दिया है, सेक्शन उधर उधर कर दिए हैं। अब एक बात बताओ, मेरी और युक्ति की कॉमन इंटेंशन है कि हमें अभिषेक का मर्डर करना है, तो यही कॉमन इंटेंशन आईपीसी में थी, यही कॉमन इंटेंशन, बस वही बरिंदर कुमार घोष का केस जो आईपीसी में ही था, वही बरिंदर कुमार का घोष का केस बीएनएस में है। तो कुछ बदला है? नहीं बदला। हमें सिर्फ प्रोविजंस को समझना है
तो इसीलिए आप पैनिक बिल्कुल नहीं होंगे, मज़ा बहुत आने वाला है। शुरू की 3-4 क्लासेस आपको लगेंगी बोरिंग, बट फिर आईपीसी पेस पकड़ लेगा और फिर उसके बाद आईपीसी आपको टिप्स पे होता जाएगा। समझ में आ गई बात। एक चैलेंज मुझे भी पता है कि आप लोग फेस करेंगे लर्न करने का, क्लॉजेस को लर्न करने का, पर वो आपको खुद ही करना पड़ेगा कि आप गए, लिख लिख के देखा, चिपका लिया उसको सामने और फिर उसको रिवाइज़ किया, तो धीरे धीरे आपको जो है वो लर्न हो जाएगा। सारे सेक्शन के जो आपने चार्ट में दिया था वही वो सारा तो नहीं है, वो तो इम्पॉर्टेंट है। अगर जितना मैंने आपको चार्ट में दिया है अगर आप इतना ही लर्न कर लोगे तो आपको कोई प्रीलिम मेंस क्लियर करने से नहीं रोक सकता। अगर आप इतना जितने चार्ट में है अगर आप इतना ही कर लोगे तो कोई आपको प्रीलिम मेंस जो है वो क्लियर करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज दी सबसे मेन एरिया, दैट वाज दी सबसे मेन एरिया जो कोर एरिया है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। समझ में आई आपको बात? तो आप जो है इसको पढ़ो। एक चीज़ और, आपके स्टडी मटेरियल ने आपको बड़ी हेल्प की है, उसने आपको एक कंपैरेटिव चार्ट दिया है कि अब नया सेक्शन कौन सा है और पुराना सेक्शन आईपीसी में कौन सा था, आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। तो कहीं अगर आप अटक जाते हो तो वो मर्जर चार्ट आपको बड़ी हेल्प करता है। क्लियर? चलिए, टेक केयर, वेलकम।